ओपन बुक हेवनली डाउ टेल्स स्वर्गीय दाव की कथाएं। स्पिरिट वेल से उत्पन्न वस्तुएं साधना की दुनिया में वास्तव में चमत्कार मानी जाती थीं, क्योंकि जो भी साधक स्वर्गीय दाव का अनुसरण करता था वह इन वस्तुओं को पाने के लिए पागलपन की हद तक जा सकता था। और यही कारण था कि जब भी किसी स्थान पर कोई स्पिरिट वेल वस्तु प्रकट होती, वहां तुरंत रक्तपात और संघर्ष की आंधी उठ खड़ी होती। यूए राज्य की वर्तमान साधना दुनिया में 7 महान संप्रदाय पहले ही ऐसी कई वस्तुओं पर अधिकार जमा चुके थे, किंतु यदि किसी छोटे कबीले या तुच्छ संप्रदाय के हाथ ये खजाना लग जाता तो वह अपने विनाश को स्वयं बुलाने जैसा होता, क्योंकि वे उसे बचाने में असमर्थ रहते। येलो मेपल वैली के पास एक स्पिरिट वेल पत्थर, 3 स्पिरिट स्प्रिंग्स और कई अन्य स्पिरिट वेल वस्तुएं थीं, परंतु ये सभी बिना किसी अपवाद के केवल कोर फॉर्मेशन स्तर और उससे ऊपर के महान विशेषज्ञों में ही बांटी गई थीं। यहाँ तक कि महान संप्रदाय प्रमुख झोंक भी इनमें से किसी एक का स्वामी नहीं बन सका, जबकि नेसेंट सोल स्तर के मार्शल पूर्वज के पास इनका विशाल भंडार था। जायन को ये कल्पना तक नहीं थी कि केवल एक साधारण ट्विन प्यूपल माउस की सहायता से वह एक ही दिन के भीतर अपने निकट ही एक स्पिरिट वेल वस्तु खोज निकालेगा। और यद्यपि यह स्पिरिट स्प्रिंग स्पिरिट वेल वस्तुओं में सबसे निम्न स्तर की थी, जिसका स्रोत बहुत छोटा था और जिसकी प्रभावशीलता भी सीमित मानी जाती थी, फिर भी वह स्पिरिट वेल तो थी ही, और कम से कम यहाँ साधना करने से उसकी गति सामान्य स्थानों की तुलना में तेज अवश्य होती। जायन ये भली भांति जानता था कि यदि उसकी साधना में थोड़ी सी भी वृद्धि हो जाए तो वह भी उसके लिए अनमोल लाभ होगा, किंतु इस प्रसन्नता के साथ साथ उसके मन में एक गहरी शंका भी उठी, क्योंकि सामान्यतः स्पिरिट वेल वस्तुएं केवल उन्हीं क्षेत्रों में जन्म लेती थीं जहां आध्यात्मिक क्यूई अत्यंत सघन होती थी, जबकि यह पर्वत शिखर उस मानक पर बिल्कुल खरा नहीं उतरता था। फिर भी जब स्वर्ग स्वयं किसी साधक पर इतना बड़ा उपकार कर दे तो उसे ठुकराना मूर्खता होती है, और इसी विचार के साथ जायन ने निश्चय किया कि वह इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देगा। चूंकि स्पिरिट स्प्रिंग को स्थानांतरित करना केवल कोर फॉर्मेशन स्तर के विशेषज्ञों के लिए संभव था और वह स्वयं उस स्तर से बहुत दूर था, इसलिए उसने वहीं पर अपनी अमर गुफा स्थापित करने का निर्णय लिया और उस स्पिरिट स्प्रिंग को अपनी गुप्त साधना कक्ष के रूप में सुरक्षित रखने का संकल्प लिया। उसने तुरंत पर्वत की चट्टानों को काटकर एक मार्ग बनाया और गुफा के विस्तार का कार्य आरंभ कर दिया, जहां एक हाथ में रजत तलवार और दूसरे हाथ से कई स्वर्ण ब्लेड्स को नियंत्रित करते हुए उसने अथक परिश्रम किया, जबकि ट्विन प्यूपल माउस सीधे स्पिरिट स्प्रिंग में कूद पड़ा और बाहर आने से इनकार कर दिया, यहां तक कि थोड़ी ही देर में उसके खर्राटों की आवाज़ गुफा में गूंजने लगी। लगभग आधे दिन की कड़ी मेहनत के बाद जायन ने 13 अलग अलग आकार के कक्ष और लगभग 1/6 एकड़ में फैले 3 विशाल सभागार तराश लिए, और यद्यपि दीवारें अभी खुरदरी थी तथा उन पर बारीक नक्काशी नहीं हुई थी, फिर भी वह स्थान अब रहने योग्य बन चुका था, जिससे जायन ने राहत की सांस ली। तभी उसे ट्विन प्यूपल माउस की याद आई और वह तुरंत स्पिरिट स्प्रिंग की ओर लौटा, जहां उसने सोते हुए छोटे चूहे को उसकी गर्दन से उठाया, सैकड़ों किलोमीटर दूर ले जाकर छोड़ दिया और उसे स्वयं किलिन पवेलियन लौटने के लिए स्वतंत्र कर दिया। चूंकि उसकी अमर गुफा का फिलहाल केवल एक ही प्रवेश द्वार था, इसलिए लौटते ही उसने दर्जनों निम्न स्तरीय स्पिरिट स्टोन्स और 5 छोटे झंडों का उपयोग कर एक ट्रेस बिविल्डिंग फॉर्मेशन स्थापित किया, जिससे बाहर से देखने पर वह स्थान ठोस पर्वत दीवार के समान प्रतीत होने लगा। सारी बुनियादी सुरक्षा पूरी करने के बाद जायन ने एक साधारण पत्थर का बिस्तर तराशा और अत्यधिक थकावट के कारण तुरंत वहीं लेटकर सो गया। अगले कई दिनों तक वह बिना रुके कार्य करता रहा, कभी गुफा के समीप समतल भूमि पर आध्यात्मिक औषधियों के बीज बोता रहा, जिनमें कुछ साधारण बीज और कुछ दुर्लभ बीज शामिल थे जिन्हें वह वर्षों पहले 100 मेडिसिन गार्डन से लाया था, और कभी पर्वत से नीले पत्थरों की पट्टियां काटकर मेज, आसन और अन्य आवश्यक वस्तुएं गढ़ता रहा। अंततः जब उसने दीवारों को चिकना कर उनमें मूनलाइट स्टोन्स जड़ दिए तो उसकी अमर गुफा भीतर से दिन के उजाले जैसी चमकने लगी और पूर्ण रूप से तैयार हो गई। फिर भी जायन भली भांति जानता था कि इस गुफा की सुरक्षा अभी भी अत्यंत कमजोर है और यदि साधना के दौरान कोई शत्रु आक्रमण कर दे तो परिणाम भयावह हो सकते हैं। निर्माण विद्या अर्थात फॉर्मेशन दाव की विशालता को समझते हुए उसने ये निश्चय किया कि वह इसे सीखने में अपना कीमती समय नष्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए साधना से एक क्षण की भी दूरी कोर फॉर्मेशन में प्रवेश की सारी आशाओं को नष्ट कर सकती थी। इसी कारण उसने यह मार्ग चुना कि वह फॉर्मेशन फ्लैग्स और अन्य जादुई उपकरणों की सहायता ले, और इसी उद्देश्य से उसने हेवनली स्टार संप्रदाय के बाजार नगर जाने का निर्णय लिया। 2 महीने बाद जब उसने अपनी औषधियों को 1000 वर्ष पुराना कर लिया, तब जायन उत्तर दिशा की ओर उड़ पड़ा और युआनवू राज्य में प्रवेश करते हुए उसने देखा कि यह भूमि भी यूए राज्य के समान ही है, न अधिक भव्य और न ही अधिक निर्धन। अंततः वह स्टारडस्ट पवेलियन के सामने पहुंचा, जो हेवनली स्टार संप्रदाय का मुख्य बाजार था और अपनी सुव्यवस्था, भव्यता और शक्ति के कारण येलो मेपल वैली के बाजार से पूर्णतः भिन्न प्रतीत होता था। यहाँ जादुई उपकरणों के निर्माणालय, ताबीजों की दुकानों और प्रशिक्षित दैवीय पशुओं की बिक्री तक की व्यवस्था थी, और इन सबको देखकर जायन का हृदय उत्साह और नई आशाओं से भर उठा, क्योंकि उसे आभास हो गया था कि यहीं से उसके भविष्य की साधना एक नए मार्ग पर आगे बढ़ने वाली है। ओपन बुक हेवनली डाउ टेल्स स्वर्गीय दाव की कथाएं।
बाजार नगर के बाहरी हिस्से में आगे बढ़ते हुए जायन ने देखा कि वहां मुश्किल से 20-30 साधक ही इधर उधर दिखाई दे रहे थे और पूरा क्षेत्र कुछ अधिक ही सुनसान लग रहा था, जिससे उसके मन में स्वाभाविक रूप से यह विचार उठा कि क्या अधिकांश साधक पहले ही केंद्र में स्थित स्टारडस्ट पवेलियन की ओर जा चुके हैं। यद्यपि यह अनुमान उसके मन में स्पष्ट रूप से उभरा, फिर भी उसने तुरंत वहां जाने का कोई इरादा नहीं किया, क्योंकि उस उपकरण परिष्करण की दुकान का दावा उसे अत्यधिक घमंडी और असामान्य प्रतीत हुआ था, विशेषकर यह बात कि यदि ताबीज या उपकरण परिष्करण असफल हो जाए तो वे सामग्री के मूल्य का दुगुना स्पिरिट स्टोन्स में लौटा देते थे। यही बात उसकी जिज्ञासा को भड़का रही थी और इसी कारण पूरे क्षेत्र का एक चक्कर लगाने के बाद वह स्वयं को उस दुकान में प्रवेश करने से रोक नहीं पाया। वह दुकान आकार में बहुत बड़ी नहीं थी, बल्कि केवल 3 कक्षों और एक छोटे से आंगन से बनी हुई थी। जैसे ही जायन ने सबसे आगे वाले कक्ष में प्रवेश किया, उसकी दृष्टि एक मध्यम आयु के व्यक्ति पर पड़ी जो कन्फ्यूशियस विद्वान की भांति वस्त्र पहने हुए था और एक श्वेतकेश किंतु लाल चेहरे वाले वृद्ध के साथ किसी गंभीर विषय पर चर्चा में लीन था, जबकि एक गहरे रंग की त्वचा वाला शक्तिशाली व्यक्ति एक और अत्यंत विनम्र मुद्रा में खड़ा था। यद्यपि उन दोनों ने जायन को भीतर आते हुए देख लिया था, फिर भी वे अपनी बातचीत में इतने तल्लीन थे कि उन्होंने उसकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। अंततः वही शक्तिशाली व्यक्ति आगे बढ़ा और अत्यंत शिष्ट स्वर में बोला कि क्या यह अतिथि जादुई उपकरण खरीदना चाहता है या किसी विशेष उपकरण को बनवाने का आदेश देना चाहता है। जायन ने अत्यंत शांत स्वर में उत्तर दिया कि वह पहले दुकान में उपलब्ध जादुई उपकरणों को देखना चाहता है और उसके बाद ही यह निर्णय करेगा कि कोई आदेश देना है या नहीं। ये सुनकर वह व्यक्ति प्रसन्न हो उठा और उत्साह से पूछ बैठा कि अतिथि मध्यम स्तरीय उपकरण देखना चाहता है या उच्च स्तरीय। तब जायन ने बिना स्वर ऊंचा किए किंतु स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह शीर्ष स्तरीय जादुई उपकरण देखना चाहता है और वह भी उनमें से सबसे श्रेष्ठ। ये सुनते ही वह शक्तिशाली व्यक्ति एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया और उसके चेहरे पर अविश्वास स्पष्ट झलकने लगा, जबकि भीतर बैठे दोनों साधक भी अपनी बातचीत छोड़कर जायन को ऐसे घूरने लगे मानो किसी असामान्य वस्तु को देख रहे हों। कुछ क्षण बाद स्वयं को संभालते हुए उस व्यक्ति ने पुनः पुष्टि की कि क्या अतिथि वास्तव में सबसे श्रेष्ठ शीर्ष स्तरीय उपकरण देखना चाहता है, क्योंकि ऐसे उपकरण अत्यंत दुर्लभ और महंगे होते हैं और साधारण साधक तो जीवन भर स्पिरिट स्टोन्स जमा करने पर भी उन्हें खरीदने में असमर्थ रहते हैं। तभी वह श्वेतकेश वृद्ध समझ गया कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति कोई साधारण साधक नहीं बल्कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्तर का वरिष्ठ है, और वह तुरंत अपने सेवक को पीछे हटने का आदेश देते हुए स्वयं आगे बढ़ा। उसने अपना परिचय देते हुए बताया कि वही इस दुकान का स्वामी है और यदि वरिष्ठ को कोई भी कार्य हो तो वह निसंकोच कह सकता है। यद्यपि उसके मन में ये चिंता स्पष्ट थी कि इतना बड़ा विशेषज्ञ उसकी छोटी सी दुकान में क्यों आया है। जायन ने सहजता से कहा कि बात बड़ी नहीं है, बस यह इस पर निर्भर करता है कि क्या यहाँ कोई उपयोगी जादुई उपकरण उपलब्ध है, और यदि उपयुक्त हुआ तो वह 1-2 अवश्य खरीदेगा। ये सुनकर वृद्ध ने राहत की सांस ली, किंतु फिर भी संकोचपूर्वक के स्वीकार किया कि यद्यपि दुकान में 2-3 शीर्ष स्तरीय उपकरण हैं, वे केवल दुकान की शोभा बढ़ाने के लिए रखे गए हैं और वास्तव में अत्यंत असाधारण नहीं हैं। ये सुनते ही जायन के मन में निराशा उत्पन्न हुई और उसने स्वयं को मूर्ख ठहराया कि उसने बाहर लगे अतिशयोक्तिपूर्ण विज्ञापन को सच मान लिया। उसने सिर हिलाया और बाहर निकलने के लिए मुड़ा, किंतु द्वार तक पहुंचकर वह पुनः रुका और कुछ असंतोष भरे स्वर में ये कह दिया कि इसका अर्थ ये हुआ कि शीर्ष स्तरीय उपकरण परिष्कृत करने का दावा भी केवल खोखले शब्द हैं। इस पर वृद्ध घबरा गया और तुरंत स्पष्ट किया कि दुकान का व्यापार पूर्ण ईमानदारी पर आधारित है और बाहर लगा हुआ बोर्ड पूर्णतः सत्य है, क्योंकि यदि उचित सामग्री उपलब्ध हो तो वे वास्तव में शीर्ष स्तरीय जादुई उपकरण परिष्कृत कर सकते हैं। ये सुनकर जायन को आश्चर्य हुआ और उसकी आंखों में संदेह की झलक उभरी, क्योंकि उसे यह विश्वास नहीं हो रहा था कि एक क्यूई कंडेंसेशन स्तर का वृद्ध ऐसा कार्य कर सकता है। इसी समय एक और चुपचाप बैठे कन्फ्यूशियस विद्वान, जिसका नाम आगे चलकर वांग ज़ीलिंग बताया गया, ने हस्तक्षेप करते हुए समझाया कि इस परिष्करण विद्या की जड़ें वृद्ध के कुल में हैं और उनकी क्षमता महान संप्रदायों के उपकरण निर्माताओं से किसी प्रकार कम नहीं है, विशेषकर इसलिए क्योंकि उनके कुल के पास सैकड़ों वर्षों से एक अग्नि रेवेन रहा है, जिसकी दैवीय अग्नि जन्मजात सच्ची अग्नि से भी अधिक प्रबल है। जायन ने दैवीय अग्नि के विषय में कभी ऐसा नहीं सुना था, इसलिए उसने संदेह व्यक्त किया, किंतु वृद्ध ने स्पष्ट किया कि यह एक अल्पज्ञात और अप्रमाणित विधि है जिसे बड़े संप्रदाय महत्व नहीं देते। कुछ देर विचार करने के बाद जायन ने पूछा कि यदि वह पर्याप्त सामग्री दे तो सफलता की कितनी संभावना होगी। वृद्ध ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया कि साधारण सामग्री और साधारण अपेक्षाओं के साथ सफलता की संभावना 1/3 है, और असफल होने पर शीर्ष स्तरीय उपकरणों में सामग्री की क्षतिपूर्ति संभव नहीं होती। अंततः जायन ने निर्णय लिया कि वह एक बार प्रयास अवश्य करेगा, किंतु शर्त ये रखी कि परिष्करण के समय वह स्वयं वहां उपस्थित रहेगा और यदि प्रक्रिया सफल हुई तो शेष सामग्री को वह पुरस्कार स्वरूप छोड़ देगा। ये सुनकर वृद्ध अत्यंत प्रसन्न हुआ और तुरंत सहमत हो गया। जायन ने कहा कि उसे अभी कुछ और वस्तुएं खरीदनी हैं और वह बाद में लौटकर परिष्करण आरंभ करेगा। इस प्रकार बात तय हो जाने के बाद जायन ने दुकान छोड़ी,
किंतु कुछ ही दूरी पर वांग जीलिंग ने उसे रोक लिया और यह प्रस्ताव रखा कि यदि वह चाहे तो बाजार में आवश्यक वस्तुएं ढूंढने में उसकी सहायता कर सकता है। जायन ने उसकी ओर संदेह से देखा और हल्की मुस्कान के साथ पूछा कि क्या वह भाड़े पर मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति है। ये सुनकर वांग जीलिंग ने हंसते हुए स्वीकार किया कि वह स्वतंत्र रूप से ऐसा कार्य करता है और किसी एक दुकान से बंधा नहीं है। तब जायन ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि उसे इस समय केवल फॉर्मेशन फ्लैग्स और फॉर्मेशन प्लेट्स की आवश्यकता है और इसके लिए स्टारडस्ट पवेलियन जाना ही सर्वोत्तम रहेगा, इसलिए उसे किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है। ये कहकर वह बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया, जबकि उसके मन में ये स्पष्ट था कि साधना की यह यात्रा अब धीरे धीरे एक नए और अधिक गहन चरण में प्रवेश कर रही है। कन्फ्यूशियस विद्वान वसंत जीलिंग, पूर्व नाम वांग जीलिंग, ने जायन के शब्द सुने तो वह कुछ क्षणों के लिए शून्य दृष्टि से उसे देखता रह गया, मानो वह ये समझने की कोशिश कर रहा हो कि सामने खड़ा यह व्यक्ति वास्तव में क्या कहना चाहता है। किंतु अगले ही पल उसके चेहरे पर एक सहज मुस्कान फैल गई और वह प्रसन्न स्वर में बोल उठा कि यह सौभाग्य की बात है कि जायन ने उसे यह बात अभी बता दी, अन्यथा वह व्यर्थ ही स्टारडस्ट पवेलियन तक का चक्कर लगा बैठता। उसने आगे विस्तार से समझाया कि यद्यपि हेवनली स्टार संप्रदाय की फॉर्मेशन विद्या का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध है, परंतु ये प्रसिद्धि वास्तव में स्टारडस्ट पवेलियन में बिकने वाले शीर्ष स्तरीय फॉर्मेशन फ्लैग्स और फॉर्मेशन प्लेट्स पर लागू नहीं होती, क्योंकि वहां भले ही अनेक प्रकार के फॉर्मेशन उपकरण उपलब्ध हों, पर वे अधिकतर छोटे साधक कबीलों और एकाकी साधकों के लिए बनाए गए साधारण और घटिया सामान होते हैं। वसंत जीलिंग ने धीमे स्वर में यह भी जोड़ा कि वास्तव में उच्च गुणवत्ता वाले फॉर्मेशन उपकरण हेवनली स्टार संप्रदाय कभी भी बाहरी लोगों के हाथों में नहीं सौंपता, क्योंकि यदि उनके सर्वोत्तम फॉर्मेशन उपकरण बाहर चले जाएं, तो उनकी संरचनाओं की कमजोरियां उजागर हो सकती हैं और इस प्रकार लाभ की तुलना में हानि कहीं अधिक हो जाएगी। ये कहते हुए वह बार बार जायन की ओर झांकने की कोशिश कर रहा था, किंतु जायन की टोपी और चोगे की छाया ने उसका चेहरा पूरी तरह ढक रखा था, जिससे वसंत जीलिंग उसके भावों का अनुमान तक नहीं लगा पा रहा था और यही बात उसे भीतर ही भीतर निराश कर रही थी। यद्यपि जायन भीतर से अत्यंत चकित था, फिर भी उसके स्वर में तनिक भी उतार चढ़ाव नहीं आया और उसने पूरी तरह शांत भाव से कहा कि वसंत जीलिंग के शब्दों से ऐसा प्रतीत होता है मानो उसे उस स्थान का ज्ञान हो जहां जायन अपनी इच्छित वस्तुएं प्राप्त कर सकता है। ये सुनते ही वसंत जीलिंग ने पहले दाएं बाएं सावधानी से देखा, मानो ये सुनिश्चित कर लेना चाहता हो कि आसपास कोई सुनने वाला तो नहीं है, और फिर वह झुककर फुसफुसाते हुए बोला कि यदि जायन उस पर विश्वास करे तो वह उसे एक ऐसे गुप्त बाजार से परिचित करा सकता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उसने ये भी स्वीकार किया कि उस स्थान का अतीत कुछ संदिग्ध अवश्य है, किंतु वहां मिलने वाली हर वस्तु अत्यंत उच्च गुणवत्ता की होती है और साधना की दुनिया में दुर्लभ मानी जाती है, इसलिए उसे पूरा विश्वास है कि जायन वहां अपनी अपेक्षा के अनुरूप फॉर्मेशन उपकरण अवश्य पा सकेगा। गुप्त बाजार। यद्यपि जायन का स्वर अब भी धीमा और संयमित था, किंतु भीतर ही भीतर उसका हृदय एक क्षण के लिए तेजी से धड़क उठा, क्योंकि उसने पिछले कुछ वर्षों में इस प्रकार के गुप्त बाजारों की अफवाहें एक दो बार अवश्य सुनी थीं और वह भली भांति जानता था कि यदि वसंत जीलिंग की बात सच निकली तो यह उसके लिए एक अत्यंत दुर्लभ अवसर सिद्ध हो सकता है। ये देखकर कि जायन ने गुप्त बाजार का नाम सुनकर कोई अरुचि नहीं दिखाई, वसंत जीलिंग के मन में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई और उसने तुरंत कहा कि इस बाजार की मासिक नीलामी में अभी 4 से 6 घंटे का समय शेष है, इसलिए यदि जायन जाना चाहे तो शीघ्र निर्णय लेना उचित होगा, क्योंकि वह तुरंत उसे वहां तक ले जा सकता है। जायन ने केवल इतना पूछा कि क्या वह स्थान बहुत दूर है, जिस पर वसंत जीलिंग ने उत्साहित स्वर में उत्तर दिया कि वह बाजार नगर के भीतर ही स्थित है। कुछ क्षण विचार करने के बाद जायन ने एक गहरी सांस ली और अपने स्वर की ठंडक त्यागते हुए केवल 2 शब्द कहे, चलो। ये सुनते ही वसंत जीलिंग के चेहरे पर प्रसन्नता स्पष्ट झलकने लगी और वह तुरंत आगे बढ़कर मार्गदर्शन करने लगा। कई मोड़ और तंग गलियों से गुजरने के बाद वह जायन को एक छोटे से सरायनुमा भवन के सामने ले आया, जिसका द्वार बंद था और जिस पर कोई नामपट नहीं लगा था, जिससे वह स्थान बाहर से अत्यंत साधारण और महत्वहीन प्रतीत होता था। वसंत जीलिंग ने एक विशेष लय में द्वार खटखटाया, जिसके उत्तर में द्वार खुला और लगभग 30 वर्ष की आयु की एक साधारण रूप रंग वाली स्त्री बाहर आई, जिसकी साधना केवल क्यूई कंडेंसेशन की 6ठी या 7वीं परत तक सीमित थी। उसका नाम श्रीमती जया था। वसंत जीलिंग ने बिना किसी भूमिका के उत्साहपूर्वक घोषणा की कि वह एक नया ग्राहक लाया है जो नीलामी में भाग लेना चाहता है। प्रारंभ में जया के चेहरे पर असंतोष झलका, किंतु जैसे ही उसकी दृष्टि जायन पर पड़ी और उसने ये भांप लिया कि वह एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्तर का साधक है, उसके भाव तुरंत बदल गए और वह हल्की मुस्कान के साथ उसे भीतर आने का निमंत्रण देने लगी। उसके व्यवहार में किसी प्रकार का भय या श्रद्धा नहीं थी, मानो जायन उसके लिए केवल एक सामान्य ग्राहक हो। वसंत जीलिंग ने लज्जित होते हुए जायन से विदा ली और वहां से चला गया, जबकि जया एक और हटकर उसे भीतर प्रवेश का संकेत देने लगी। अंदर प्रवेश करने पर जायन ने देखा कि सामने साधारण दवाइयों और उपकरण निर्माण की घटिया सामग्री ऐसे सजी थी मानो यह कोई साधारण कच्चे माल की दुकान हो। किंतु जया ने द्वार बंद करने के बाद उसे पीछे चलने का संकेत दिया और कमरे के एक कोने में जाकर भूमि पर हाथ रखा, जिससे पीली रोशनी चमकी और अचानक जमीन में एक गुप्त सुरंग खुल गई।
कुछ क्षण की झिझक के बाद जायन ने सुरंग में प्रवेश किया और पूरी सतर्कता के साथ आगे बढ़ा। थोड़ी ही दूर पर एक पत्थर का द्वार था, जिसके दोनों ओर शैतानी मुखौटे पहने काले वस्त्रों में दो पुरुष खड़े थे। एक दृष्टि में ही जायन समझ गया कि वे दोनों उसी के समान फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक हैं, और उनमें से एक मध्य स्तर का है, जिससे उसके मन में इस गुप्त बाजार की शक्ति को लेकर गहरी चेतावनी उत्पन्न हो गई। जया ने बिना किसी हिचकिचाहट के द्वार खोल दिया और जायन को भीतर ले गई, जबकि वे दोनों प्रहरी मौन बने रहे। भीतर का दृश्य देखकर जायन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसके सामने एक विशाल और भव्य सभागार फैला हुआ था, जहां लाल रेशमी कालीन, हिमश्वेत जैद की दीवारें और छत से लटकते राजसी दीपक किसी राजमहल जैसा आभास दे रहे थे। अंडाकार आकार के इस विशाल कक्ष में कई पंक्तियों में आसन लगे थे, जिन पर भिन्न भिन्न वेशधारी साधक बैठे थे, और सामने एक लंबी मेज के पीछे चंदन की 3 कुर्सियां रखी थीं। जैसे ही जायन भीतर आया, अनेक निगाहें उसकी ओर उठीं, और जब उसने उन साधकों की साधना स्तर को भांपा तो उसके शरीर पर ठंडा पसीना उभर आया, क्योंकि उनमें से आधे से अधिक देर स्तरीय फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक थे। उसी क्षण उसे समझ आ गया कि जया ने उसके प्रति कोई विशेष श्रद्धा क्यों नहीं दिखाई थी, क्योंकि इस स्थान पर उसका स्तर कोई असामान्य बात नहीं थी। नीलामी आरंभ होने से ठीक पहले जया ने उसे सूचित किया कि वह ऊपर लौट रही है और अब उसे अकेले ही बैठना होगा। जायन ने एक कोना चुनकर चुपचाप बैठना ही उचित समझा और देखा कि वहां उपस्थित सभी साधक अपनी पहचान छिपाए हुए थे। पूरे सभागार में असामान्य सन्नाटा छाया हुआ था, जो वातावरण को और भी तनावपूर्ण बना रहा था। कई घंटे बीतने के बाद अंततः सामने का द्वार खुला और 3 मुखौटाधारी व्यक्ति भीतर आए। उन्होंने नीलामी के नियमों की घोषणा की, निष्पक्ष बोली, स्पिरिट स्टोन्स या समकक्ष वस्तुओं का प्रयोग और अंत में स्वतंत्र लेन देन की अनुमति। इसके पश्चात एक दुबला पतला चतुर्दृष्टि वाला मध्य आयु पुरुष आगे आया और ऊंचे स्वर में घोषणा की कि नीलामी का संचालन वही करेगा, तथा पहली वस्तु के रूप में एक शीर्ष स्तरीय जादुई उपकरण अग्नि मेघ तलवार प्रस्तुत की जाएगी। इसी क्षण जायन को ये पूर्ण आभास हो गया कि वह साधना की दुनिया के एक अत्यंत गहरे और खतरनाक प्रवाह में प्रवेश कर चुका है, जहां प्रत्येक निर्णय उसका भविष्य निर्धारित करने वाला था। नीलामी में प्रस्तुत किया गया पहला ही वस्तु एक अत्यंत शक्तिशाली उच्च स्तरीय जादुई हथियार था, जिसे देखकर जायन पूर्व नाम हानली के मन में भी हल्का सा आश्चर्य उत्पन्न हो गया, क्योंकि उसने अनुमान नहीं लगाया था कि आरंभ में ही इतनी प्रभावशाली वस्तु सामने लाई जाएगी। विशेष रूप से वह लंबा, दुबला और वाचाल नीलामी संचालक उस जादुई हथियार का ऐसा रंगीन, जीवंत और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर रहा था, मानो वह हथियार धरती पर अद्वितीय हो और संसार में उसका कोई सानी न हो। उसकी बातों को सुनकर स्वयं जायन के मन में भी एक क्षण के लिए यह इच्छा जाग उठी कि वह अपनी आत्मिक शिलाओं की थैली खोल दे। फिर उन साधकों की दशा तो और भी शोचनीय थी, जिनके पास किसी भी प्रकार का उच्च स्तरीय हथियार नहीं था। जैसे ही 200 आत्मिक शिलाओं की प्रारंभिक कीमत घोषित की गई, वैसे ही 3-4 अधीर साधकों ने तुरंत बोली लगानी आरंभ कर दी। पलक झपकते ही फायर क्लाउड तलवार की कीमत 300 आत्मिक शिलाओं को पार कर गई, जिससे वे साधक जो पहले बोली लगाने का विचार कर रहे थे, उसी क्षण अपने मन को शांत कर बैठे। यद्यपि फायर क्लाउड तलवार के अग्नि आधारित आक्रमण साधारण नहीं थे, फिर भी वह वास्तविक अर्थों में एक शुद्ध उच्च स्तरीय जादुई हथियार से एक स्तर नीचे ही थी। ऐसी स्थिति में 300 आत्मिक शिलाएं खर्च करना कई लोगों को अनुचित लगा। फिर भी जहां कुछ लोग पीछे हटे, वहीं कुछ ऐसे भी थे जो इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहते थे। उनके लिए ये स्पष्ट था कि आगे आने वाली वस्तुएं भले ही और भी श्रेष्ठ हों, किंतु उन्हें प्राप्त करना उनके सामर्थ्य से बाहर होगा। ऐसे में सामने उपलब्ध इस सम्मानजनक हथियार को खरीद लेना अधिक व्यावहारिक निर्णय था। इसी खींचतान के कारण कुछ क्यूई संपीड़न स्तर के साधकों की आपसी प्रतिस्पर्धा से इस तलवार की कीमत बढ़कर 400 आत्मिक शिलाओं तक पहुंच गई और अंततः वह सफलतापूर्वक नीलाम हो गई। जिस साधक ने गुड़िया जैसा मुखौटा पहन रखा था, वह तलवार को थामे हुए प्रसन्नता से अपनी सीट पर लौट गया, मानो वह इसे अपने कुल की धरोहर बनाने वाला हो। ये दृश्य देखकर अन्य साधकों के मन में हल्की सी हंसी भी उठी। जब वह व्यक्ति बैठ गया, तब दुबले पतले नीलामी संचालक ने गला साफ किया और गंभीर स्वर में कहा कि अगली वस्तु प्रत्येक उपकरण निर्माण आचार्य की प्रिय वस्तु है, रेड स्काई गैदरिंग फनेस, एक उच्च स्तरीय परिष्करण भट्ठी। उसने विस्तार से बताया कि यह भट्ठी अतीत में अनेक महान उपकरण निर्माताओं के हाथों से गुजर चुकी है और इसी से फैंटम साउंड तलवार, एज्योर फ्लड ड्रैगन बैनर, ब्लैक फ्लेम पल जैसी अनगिनत प्रसिद्ध वस्तुएं बनी हैं। यहाँ तक कि यह भी अफवाह है कि यह भट्ठी उपकरण निर्माण के दौरान अतिरिक्त गुण प्रदान कर सकती है, यद्यपि इसकी सत्यता स्वयं इस गुप्त बाजार को भी ज्ञात नहीं थी। 400 आत्मिक शिलाओं की प्रारंभिक कीमत सुनते ही पूरे सभागार में बिना किसी शब्द के ही हलचल फैल गई। जायन एक कोने में शांत भाव से बैठा ये सब देख रहा था। जब उसने सुना कि उसके हाथ में मौजूद एज और फ्लड ड्रैगन बैनर भी इसी भट्ठी से बना था, तो उसके मन में गहरा आश्चर्य अवश्य उत्पन्न हुआ, किंतु उसने अपने चेहरे पर कोई भाव प्रकट नहीं होने दिया। उसे उपकरण निर्माण का ज्ञान नहीं था, इसलिए वह ऐसी वस्तु के लिए बोली लगाने का जोखिम नहीं लेना चाहता था जिसका उपयोग वह स्वयं न कर सके।
कुछ ही क्षणों में इस भर्ती की कीमत भयावह गति से बढ़ती चली गई। 700, 800 और अंततः 851 आत्मिक शिलाओं पर जाकर एक नींव स्थापना स्तर की महिला साधिका ने इसे जीत लिया। उसकी यह बोली इतनी निर्णायक थी कि भारी भरकम पीले चोगे वाला साधक, जो अब तक उससे प्रतिस्पर्धा कर रहा था, क्रोध से लाल होकर भी चुप रह गया। इस उग्र बोली युद्ध के बाद सभागार का वातावरण पूरी तरह गर्म हो चुका था। एक के बाद एक उच्च स्तरीय जादुई हथियार और दुर्लभ सामग्री हाथों हाथ बिकती चली गईं। किंतु 20 से अधिक वस्तुएं नीलाम हो जाने के बाद भी जायन को अब तक न तो कोई गठन ध्वज और न ही गठन तख्ती दिखाई दी थी, जिससे उसके धैर्य की परीक्षा होने लगी। उसके मन में यह विचार भी आने लगा कि यदि यहाँ उसे कुछ न मिला तो उसे अंततः स्टारडस्ट पैविलियन की ओर ही रुख करना पड़ेगा, चाहे वहाँ केवल साधारण गठन उपकरण ही क्यों न मिलें। उसी क्षण नीलामी संचालक ने अगली वस्तु का नाम पुकारा, उच्च स्तरीय जादुई वस्तु, यांत्रिक कठपुतली पशुओं की एक जोड़ी। ये सुनते ही जायन सतर्क हो गया, क्योंकि उसकी अपनी एक जादुई वस्तु भी कठपुतली धनुर्धर कहलाती थी। मंच पर रखे गए वे दो चमकदार काले, मुट्ठी भर आकार के कठपुतली पशु किसी अनजाने हिंस्र जीव जैसे प्रतीत हो रहे थे। यद्यपि नीलामी संचालक ने उन्हें पश्चिमी क्षेत्रों में अत्यंत प्रसिद्ध यांत्रिक दाव विद्या की उत्कृष्ट कृति बताया, फिर भी अधिकांश साधकों की रुचि नहीं जगी। 100 आत्मिक शिलाओं की कीमत पर कोई बोली नहीं आई, जब तक कि एक अजीब ढंग से सिर धन के साधक ने अचानक बोली न लगा दी। इसके बाद एक और रहस्यमय हरे चोगे वाला साधक सामने आया और दोनों के बीच कीमतें अविश्वसनीय गति से बढ़ने लगी। 600, 700, यहाँ तक कि 900 आत्मिक शिलाएं। इस असामान्य प्रतिस्पर्धा को देखकर सभी साधकों के मन में एक ही प्रश्न उठने लगा, क्या इन कठपुतली पशुओं में कोई भयानक रहस्य छिपा है? स्वयं जायन भी अत्यंत संदेहपूर्ण था और शांत भाव से सब कुछ देखता रहा। अंततः वह हरे चोगे वाला बलिष्ठ व्यक्ति आगे बढ़ा और एक दुर्लभ वस्तु मेज पर रखते हुए गरजते स्वर में बोला कि यह वस्तु हजारों आत्मिक शिलाओं के बराबर है और इन कठपुतली पशुओं के बदले इसे स्वीकार किया जाए। उस क्षण पूरे सभागार की सांसें थम सी गईं। डाउ टेल्स, स्वर्गीय दाव की कथाएं, आकाशगंगा। स्थिति को बिगड़ते हुए देखकर वह दुबला पतला लंबा पुरुष तुरंत हरकत में आ गया और बिना किसी देरी के उन यांत्रिक कठपुतली पशुओं की जोड़ी को अपने भंडारण थैले में वापस रख लिया। जब उसने देखा कि वह बलिष्ठ व्यक्ति जबरदस्ती कीमत आसमान तक पहुंची नीलामी वस्तु को अपने हाथ में लेने के लिए एक काले जंग लगे धातु जैसे टुकड़े को बाहर निकाल चुका है, तो वह अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सका और कुछ असभ्य स्वर में बोला, सभी लोग कृपया शांति बनाए रखें, और तुम वहाँ, हम स्वयं इस वस्तु के मूल्य का आकलन करेंगे, किंतु फिलहाल तुम्हारे लिए उचित यही होगा कि तुम अपनी सीट पर लौटकर बैठ जाओ, अन्यथा ये दुकान इसे जानबूझकर उपद्रव फैलाने का प्रयास मानेगी और तब हम शिष्टाचार नहीं बरतेंगे। दुबले व्यक्ति के इन धमकी भरे शब्दों को सुनते ही वह भारी शरीर वाला व्यक्ति पहले तो क्रोध से भर उठा। अपने संप्रदाय में उसका रुतबा अत्यंत ऊंचा था, एक पुकार पर ही हजारों लाखों लोग उसके पीछे खड़े हो जाते। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह तुरंत ही विस्फोट कर देगा। किंतु उसी क्षण उसकी दृष्टि उस अजीब सिर पर गहरा हुड डाले हुए व्यक्ति पर पड़ी, जो मूर्ति की भांति उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में झलकती उपहास की एक हल्की सी चमक ने उस बलिष्ठ व्यक्ति के हृदय को कंपा दिया। पल भर सोचने के बाद उसने अपने भीतर उमड़ते क्रोध को जबरन दबाया, घूमकर बिना एक शब्द कहे अपनी सीट पर लौट गया। कुछ साधक, जो ये सोचकर आए थे कि कोई रोचक दृश्य देखने को मिलेगा, निराश हुए बिना नहीं रह सके। इसके पश्चात कठपुतली पशुओं की नीलामी आगे बढ़ी, किंतु वह काली वस्तु पहले ही चंदन की कुर्सियों पर बैठे 3 रहस्यमय व्यक्तियों को सौंप दी गई थी। वे तीनों धीमे स्वर में उस वस्तु पर विचार विमर्श कर रहे थे। यद्यपि उनके मुखौटे उनके हावभाव छिपाए हुए थे, फिर भी उनकी गंभीरता हर किसी को स्पष्ट दिखाई दे रही थी। हथेली भर आकार के उस काले धलाई लौह के टुकड़े को उन्होंने कई बार परखा, उलट पलट कर देखा और अंततः एक मत पर पहुंचे। तभी उनमें से एक काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने खड़े होकर ऊंचे स्वर में घोषणा की, उच्च गुणवत्ता की आयरन एसेंस की एक इकाई, मूल्य 2000 आत्मिक शिलाएं। ये कहकर वह पुनः अपनी सीट पर बैठ गया। आयरन एसेंस, इन 2 शब्दों को सुनते ही सभागार में उपस्थित साधकों के हृदय कांप उठे। जो व्यक्ति अभी अभी दूसरी बोली लगाने ही वाला था, उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। सबके मन में एक ही विचार गूंजने लगा, क्या ये व्यक्ति वास्तव में कोर फॉर्मेशन स्तर का साधक है? अन्यथा उसे आयरन एसेंस कहाँ से प्राप्त हुई? ये वह दुर्लभ खजाना सामग्री थी जिसे केवल कोर फॉर्मेशन स्तर के साधक की दान अग्नि से ही परिष्कृत किया जा सकता था। सामान्यतः ऐसा साधक इसे तुरंत अपने स्वयं के जादुई खजाने में समाहित कर लेता ताकि उसकी शक्ति बढ़ सके। इस प्रकार की सामग्री का खुलेआम प्रचलन लगभग असंभव था। यदि इसका एक छोटा सा अंश भी किसी साधारण जादुई हथियार में मिला दिया जाए तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ सकती थी, यहाँ तक कि उसका स्तर बढ़ जाना भी असंभव नहीं था। इसलिए इसका मूल्य स्वाभाविक ही आकाशचुंबी था। क्या ये वही बलिष्ठ व्यक्ति वास्तव में कोर फॉर्मेशन का साधक है जिसने जानबूझकर अपनी आभा दबाकर स्वयं को नींव स्थापना स्तर का दर्शाया था? निम्न स्तरीय साधक किसी कोर फॉर्मेशन विशेषज्ञ की वास्तविक गहराई को पहचान ही नहीं सकते थे।
जब सभी साधक भय और संदेह से भरे हुए थे, तब पीछे बैठे तीनों के संकेत पर वह दुबला पतला नीलामी संचालक पुनः बोला, क्या कोई और है जो 2900 आत्मिक शिलाओं से अधिक की बोली लगाना चाहता है? यदि नहीं, तो ये कठपुतली पशुओं की जोड़ी इसी भाई की होगी। उसके स्वर में जानबूझकर विलंब था, मानो वह कीमत को और ऊपर खींचना चाहता हो। किंतु उस विशाल कक्ष में अब कौन सा साधक था जो यूं ही कीमत पुकारने का साहस करता? यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति या तो किसी बड़े साधक कुल का महत्वपूर्ण सदस्य था या स्वयं नींव स्थापना स्तर तक पहुंचा हुआ था, किंतु किसी संभावित कोर फॉर्मेशन विशेषज्ञ के सामने कौन सिर उठाने का साहस करता? यहाँ तक कि यदि वह व्यक्ति स्वयं कोर फॉर्मेशन का न भी हो, तब भी यह स्पष्ट था कि उसके पीछे कोई ऐसा विशेषज्ञ अवश्य खड़ा है। इसीलिए भले ही कठपुतली पशुओं के रहस्य लुभावने हो, किसी ने भी आगे बढ़कर जोखिम उठाना उचित नहीं समझा। जो अजीब व्यक्ति शुरू से ही उसके साथ बोली युद्ध कर रहा था, वह भी चुपचाप बैठा रहा। ये स्पष्ट नहीं था कि वह आयरन एसेंस देखकर भयभीत हो गया था या उसके पास पर्याप्त आत्मिक शिलाएं ही नहीं थीं। ये सब सुनकर जायन भी भीतर तक चकित हो गया। उसे स्मरण हो आया कि उसके सस्ते स्वभाव वाले गुरु ने कभी वरिष्ठ कियों को आयरन एसेंस के 2 टुकड़े गंवा दिए थे, और उस समय गुरु के चेहरे पर जो अवसाद था, उससे ही वह समझ गया था कि यह वस्तु कितनी दुर्लभ और मूल्यवान है। अंततः बिना किसी और प्रतिस्पर्धा के वह यांत्रिक कठपुतली पशुओं की जोड़ी उसी बलिष्ठ व्यक्ति के हाथों में चली गई। उन्हें प्राप्त करते समय उसकी उत्तेजना इतनी अधिक थी कि उसके हाथ तक हल्के से कांप उठे। किंतु इसी क्षण अन्य साधकों के मन में लालच और भी भड़क उठा। कई तो मन ही मन ये सोचने लगे कि काश वे इसे छीनकर इसके भीतर छिपे रहस्य को स्वयं परख पाते। कठपुतली पशु मिलते ही वह चोगा पहने व्यक्ति तुरंत पत्थर के द्वार की ओर बढ़ा, किंतु वहां पहुंचते ही उसने पाया कि द्वार बाहर से कसकर बंद था। उसने 2 बार जोर से धक्का दिया, पर द्वार हिला तक नहीं। इसका क्या अर्थ है? उसने गंभीर स्वर में कहा, क्या वस्तु खरीद लेने के बाद भी मुझे यहां से जाने की अनुमति नहीं? उत्तर इस बार नीलामी संचालक ने नहीं, बल्कि बाईं ओर बैठे काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने दिया। ऐसा नहीं है, जब लेन देन समाप्त हो जाएगा हम तुरंत द्वार खोल देंगे, किंतु अभी नहीं। ये सुनकर वह व्यक्ति भड़क उठा, पर दाईं ओर बैठे दूसरे काले वस्त्रधारी ने ठंडे भारी स्वर में कहा, यह इस दुकान का नियम है। हम इन उपायों से किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना को रोकते हैं। आप इतना समय प्रतीक्षा तो कर ही सकते हैं। कुछ पल बाद, न जाने उसने क्या सोचा, वह व्यक्ति अचानक शांत हो गया और अकड़ते हुए वापस अपनी सीट पर लौट आया, जिससे अन्य साधक अवाक रह गए। अब अधिकांश लोग समझ चुके थे कि वह वास्तव में नींव स्थापना स्तर का ही था, अन्यथा वह इतनी आसानी से दब नहीं जाता। इसके बाद नीलामी आगे बढ़ी, किंतु अधिकांश लोगों का ध्यान अब भी बटा हुआ था। 2 वस्तुएं लगातार ऐसी रहीं जिन पर किसी ने बोली नहीं लगाई, जिससे नीलामी संचालक को भारी असहजता का सामना करना पड़ा। किंतु शीघ्र ही नीलामी अपने चरम पर पहुंची। उच्च स्तरीय आध्यात्मिक औषधि, 1000 वर्ष पुरानी येलो एसेंस मशरूम। जैसे ही यह नाम पुकारा गया, एक हरे जैड का डिब्बा सामने आया। ढक्कन हटते ही उसकी गहन औषधीय सुगंध पूरे कक्ष में फैल गई। सभी साधक विस्मित और हर्षित हो उठे, क्योंकि ऐसी औषधि से बनी गोली किसी भी उच्च स्तरीय हथियार से बढ़कर थी, क्योंकि यह बाहरी शक्ति नहीं, स्वयं की साधना को बढ़ाती थी। बोलियां तेजी से बढ़ने लगी, 1000, 1200, 2000, और जायन स्तब्ध सा उस औषधि को देखता रहा। उसे तुरंत पहचान आ गई कि यह वही येलो एसेंस मशरूम थी जिसे उसने पहले मैरियट ट्रेजर स्टोर को बेचा था। ये जानकर उसके होंठों पर एक हल्की सी संतुष्टि की मुस्कान उभरी। आखिरकार अपने ही उगाए हुए खजाने को दूसरों को इतना व्याकुल होते देखना भी किसी गर्व से कम नहीं था। साधक जल्दी ही अपने पास मौजूद आत्मिक शिलाओं से हाथ धो बैठे और एक एक करके उन्होंने कुछ दुर्लभ वस्तुएं जमानत के रूप में रखनी शुरू कर दीं। इसके साथ ही हर अगली वस्तु और अधिक मूल्यवान और दुर्लभ होती जा रही थी, जिससे जायन भीतर ही भीतर थोड़ा हतप्रभ और अभिभूत सा महसूस करने लगा। तभी किसी ने अचानक नर्वस स्वर में कहा, मैं अपनी 5 तत्व उल्टी संरचना स्थापना सेट इस 1000 वर्ष पुरानी आध्यात्मिक औषधि के बदले में रखूंगा। यह अचानक बोले गए शब्दों ने शोरगुल मचाने वाले और बेतरतीब साधकों को एकाएक शांत कर दिया। यह इसलिए नहीं कि इस व्यक्ति की आवाज़ बहुत जोरदार थी, बल्कि इसलिए कि उसने जिस नाम का उल्लेख किया था, 5 तत्व उल्टी संरचना, उसकी महत्ता इतनी थी कि इसे लगभग सभी जानते थे। इसके बारे में न जानने वाला कोई कम ही था। कुछ मामलों में ये प्रतिष्ठित संरचना किसी साधक कुल या संप्रदाय के लिए 1000 वर्ष पुरानी आध्यात्मिक औषधि से भी अधिक मूल्यवान मानी जाती थी। इसके अलावा यद्यपि ये केवल एक छोटी सी भूमि को ढकती थी और आक्रामक शक्ति नहीं रखती थी, फिर भी ये प्रसिद्ध प्रतिबंधात्मक संरचना मंत्र किसी संप्रदाय के पर्वत को रूपांतरित और छुपा सकती थी, शत्रुओं को भ्रमित और फंसा सकती थी। ये किसी भी महान संप्रदाय की विशाल रक्षात्मक संरचना से कहीं कमतर नहीं थी। यदि किसी कुल या संप्रदाय के पास ऐसी अद्भुत संरचना होती, तो उसे उपयोग करने में कोई हिचक नहीं होती। किंतु कहा जाता था कि यदि कोई बड़ा संरचना मंत्र विशेषज्ञ न हो, तो इस तरह की अद्भुत संरचना स्थापित करने में लगभग 1 वर्ष का कठिन परिश्रम,
अपार श्रम और संसाधनों की आवश्यकता होती और फिर भी इसे पूरी तरह स्थापित करना असंभव होता, ऊपर से इसे जादुई उपकरण में बदलना तो और भी कठिन कार्य था। यदि यह सच है तो यह नीलामी वास्तव में अद्भुत थी, जो किसी भी साधक की दृष्टि और अनुभव को व्यापक रूप से बढ़ा सकती थी। जायन ने ये सुनते ही अपनी आंखों में उत्साह का भाव चमकते देखा और उसकी आत्मा भीतर तक उत्तेजित हुई। उसने अपना सिर उस ओर घुमाया जहां से यह शब्द निकले थे। वह व्यक्ति एक साधारण सा मोटे कद काठी वाला की कंडेंसेशन स्तर का साधक था, जिसने बाघ का मुखौटा पहना हुआ था। उसकी उपस्थिति किसी से भी इस प्रकार की अद्भुत वस्तु के होने की आशंका जताने योग्य नहीं थी। फिर भी उसकी आंखों में हल्का सा घबराहट का भाव देखा जा सकता था। आपके सम्माननीय पास वास्तव में 5 तत्व उल्टी संरचना स्थापना सेट है। थोड़ी देर की आश्चर्यचकित निगाहों के बाद दुबला पतला लंबा नीलामी संचालक शांत स्वर में बोला और उस युवक की जांच समीक्षा करने लगा। हालांकि वह पूरी तरह आश्वस्त नहीं दिख रहा था, फिर भी यदि दूसरे पक्ष के पास वास्तव में ये संरचना मंत्र जादुई उपकरण है तो 1000 वर्ष पुरानी औषधि स्वाभाविक रूप से उसे मिल जाएगी। अन्य साधकों ने यह सुनकर युवा की प्रतिक्रिया का इंतजार करना शुरू कर दिया। युवा ने घबराते हुए कहा, मेरे पास है, पर अभी यह अधूरा है। ये केवल संरचना की शक्ति का 1/10वां हिस्सा ही प्रदर्शित कर सकता है। लेकिन यदि आप इस औषधि को मुझे देंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि कुछ वर्षों में मैं इसे कम से कम आधी शक्ति तक बढ़ा दूंगा। युवक के चारों ओर इतने लोगों की नजरें पड़ीं और वह हल्का सा घबराया, जिससे उसने सच सच बताना शुरू कर दिया कि यह 1000 वर्ष पुरानी औषधि वास्तव में एक दोषपूर्ण प्रयोग का परिणाम थी। तो ये सच नहीं था और केवल एक दोषपूर्ण प्रयोग ही निकला। ये सुनकर कई साधक निराश हुए। मूलतः यदि उसके पास ये जादुई उपकरण सच में होता तो वे अधिक आत्मिक शिलाएं लगाने को तैयार होते। किंतु अब जब पता चला कि यह अपूर्ण है तो स्वाभाविक रूप से किसी का भी इसमें रुचि नहीं रही। साधन और औषधि विशेषज्ञों की तुलना में संरचना मंत्र विशेषज्ञ अत्यंत दुर्लभ होते हैं। इसका कारण यह है कि किसी को इसे इतनी गहराई से अध्ययन करना पड़ता है कि वह कभी कभी महान दाव की साधना भी छोड़ दे। सीमित समय और ऊर्जा के भीतर किसी भी साधक के लिए यह असंभव है कि वह साथ साथ साधना और संरचना मंत्र दोनों में पारंगत हो। इसलिए व्यापार समाप्त होने के बाद कई लोग उस युवक के पीछे छिपे संरचना मंत्र विशेषज्ञ को ढूंढने की योजना बनाते। एक ऐसा विशेषज्ञ जो इस अद्भुत संरचना मंत्र जादुई उपकरण को समझ सकता हो, निश्चित ही इसे तुरंत स्थापित करने में सक्षम होगा। क्या आप मजाक कर रहे हैं? हम यहाँ नीलामी में हैं। किसे कई वर्षों तक परिणाम का इंतजार करने की आवश्यकता है? चूंकि आप युवा हैं, इस बार मैं छोड़ देता हूं। अगली बार यदि आप अनुचित बोली लगाएंगे तो हमारी शिष्टता की अपेक्षा न करें। ये सुनकर युवक का मुंह और अधिक हिला, किंतु संचालक ने उसका ध्यान नहीं दिया। युवक ने लंबी सांस ली और निश्चय के साथ अपनी सीट पर बैठ गया। जायन ने यह देखकर अपनी आंखें संकुचित की और युवक के कपड़े और कदकाठी को ध्यान से स्मरण कर लिया। इस समय 1000 वर्ष पुरानी औषधि की कीमत कुछ झूठे चांद पत्थरों के साथ मिलकर 2000 आत्मिक शिलाओं तक पहुंच गई थी। जो लंबा और मजबूत व्यक्ति आयरन एसेंस के बदले कठपुतली पशु ले चुका था, वह तुरंत नहीं गया। वह आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा रहा, जैसे कि मुक्त व्यापार में भाग लेना चाहता हो। लेकिन उस अजीब व्यक्ति ने, जो हुड के नीचे छिपा था, जैसे ही पत्थर के द्वार खुले तुरंत बाहर निकल लिया। कुछ लोग जो किनारे से देख रहे थे, ये देखकर उलझन में पड़ गए। जायन ने इस पर ध्यान नहीं दिया और स्वयं की आवश्यकताओं की ओर ध्यान दिया। उसने योजना बनाई कि मुक्त व्यापार के दौरान वह उस छोटे मोटे युवक से मिले और देखे कि क्या वह उस अधूरे संरचना स्थापना जादुई उपकरण को प्राप्त कर सकता है। यद्यपि 5 तत्व उल्टी संरचना उपकरण केवल 10वें हिस्से की शक्ति प्रदर्शित कर सकता था, यह जायन के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त था। आखिरकार वह पहले से ही इस अद्भुत संरचना की प्रतिष्ठा से परिचित था और जानता था कि यह उसकी गुफा निवास की सुरक्षा के लिए पर्याप्त होगी। लेकिन जायन ने नहीं सोचा था कि जब वह युवक की ओर देखेगा तो 4-5 साधक तुरंत उसके चारों ओर इकट्ठा होकर बातचीत करने लगेंगे। यह अप्रत्याशित स्थिति जायन को थोड़ा परेशान और चिंतित कर गई। क्या वे भी उसी अधूरे संरचना उपकरण को खरीदने आए थे? लेकिन उसकी चिंता निराधार थी। कुछ समय तक बात करने के बाद वे लोग निराश होकर चले गए। केवल वह छोटा मोटा युवक वहीं निराश भाव से खड़ा रहा। जायन ने प्रसन्नता से कुछ कदम आगे बढ़कर खांसी की ओर बोलने का प्रयास किया, परंतु बिना उसका ध्यान दिए युवक निराश होकर बोला, यदि आपके पास 1000 वर्ष पुरानी आध्यात्मिक औषधि नहीं है तो कृपया मुझे परेशान न करें। मेरे पीछे वाला संरचना मंत्र विशेषज्ञ तत्काल इस औषधि की आवश्यकता में है। अभी हम कोई बड़ी संरचना नहीं दे सकते। जायन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर मेरे पास 1000 वर्ष पुरानी औषधि है और मैं इसे संरचना मंत्र विशेषज्ञ के लिए नहीं देना चाहता तो क्या होगा? ये युवक केवल 10वें स्तर के की कंडेंसेशन स्तर का था, इसलिए जायन ने निश्चिंत होकर अपनी इच्छा अनुसार कहा। युवक तुरंत जागृत हुआ और आशा भरी नजरों से जायन की ओर देखने लगा। जायन ने तुरंत प्रतिक्रिया न देते हुए चारों ओर देखा।
ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई इस कोने में ध्यान नहीं दे रहा था। अन्य साधक अपनी जादुई वस्तुएं दिखाने में व्यस्त थे। जायन ने धीरे से कहा, क्या हम कहीं और जाकर बात करें? यहाँ बहुत लोग हैं। और उसने एक साधारण कोने की ओर इशारा किया। हाँ बिल्कुल, युवक बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे गया। वे पास के कोने में गए और जायन ने सहजता से ध्वनि रोधी बाधा स्थापित कर दी। अब उन्हें किसी के कान न लगने की चिंता नहीं रही। युवक उत्तेजित स्वर में बोला, वरिष्ठ, क्या आपके पास वाकई 1000 वर्ष पुरानी औषधि है? 700-800 वर्ष की औषधि पर्याप्त नहीं है। जायन ने उसे बिना किसी भावना के देखा और सीधे अपने भंडारण थैले से उस केस को बाहर निकाला जिसमें औषधि रखी थी। ये 1000 वर्ष पुरानी वायलेट ओस्मंथस फ्लावर्स थी। किसी विशेष औषधि का उल्लेख नहीं किया गया, बस ये कि यह कम से कम 1000 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। ऐसा प्रतीत हुआ कि युवक किसी की जीवन रक्षा हेतु इसे चाहता था। जायन ने ठंडे स्वर में पूछा, तो वरिष्ठ किस वस्तु के बदले इस औषधि का आदान प्रदान करना चाहते हैं? युवक थोड़े संकोच के साथ बोला, वरिष्ठ, मेरे पास केवल यह अधूरी संरचना स्थापना जादुई उपकरण है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। जायन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि एक क्षतिग्रस्त संरचना स्थापना उपकरण के बदले ये 1000 वर्ष पुरानी आध्यात्मिक औषधि मिल सकती है? युवक सिर खुजाते हुए और अधिक उलझन में पड़ गया, ये समझते हुए कि यह विनिमय शायद उचित नहीं है। द हेवनली डाउ टेल्स, स्वर्गीय दाव की कथाएं आकाशगंगा। क्या वरिष्ठ उपकरण निर्माण कला में रुचि रखते हैं? छोटा मोटा युवक लंबे समय तक हिचकिचाया, फिर अचानक ये वाक्य जोर देकर बोल दिया, जिससे जायन भीतर ही भीतर चकित रह गया। आपका क्या तात्पर्य है? जायन ने कुछ असमंजस के साथ पूछा। क्या आप उपकरण निर्माण तकनीक सीखना चाहते हैं? युवक ने सहज ही पूछा। आपने सही अनुमान लगाया, मेरे पास केवल यही उपकरण निर्माण तकनीक है जिसे मैं आपके लिए पेश कर सकता हूँ। युवक थोड़ी उदासी के साथ बोला। जायन ने ये सुनकर निश्चय ही चुप रहना पसंद किया। उसे केवल कुछ संरचना ध्वज और प्लेट्स चाहिए थे, उपकरण निर्माण सीखने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। और फिर ये युवक खुद को इतना महत्वपूर्ण क्यों समझ रहा था कि उसकी तकनीक इतनी दुर्लभ हो? वास्तव में उपकरण निर्माण में पारंगत साधक कम नहीं थे, लेकिन कुल के नियमों के अनुसार मैं केवल अपनी अनुभव संपत्ति साझा कर सकता हूँ, मैं आपको ये तकनीक सीधे नहीं सिखा सकता। युवक तुरंत बोल पड़ा, अपने पिछले कथन की व्याख्या करते हुए। जायन अपनी आंखें पलक झपकाकर देख रहा था और भीतर ही भीतर शब्दहीन रह गया। ये युवक अत्यंत असहज लग रहा था। युवक ने देखा कि जायन चुपचाप उसकी बात सुन रहा है, जैसे वह अनिच्छुक हो, और थोड़ा घबराते हुए सच बोल दिया। मेरे दादा कभी दिव्य शस्त्र संप्रदाय के उपकरण निर्माण बुजुर्ग थे, उनकी तकनीक बहुत उन्नत स्तर तक पहुंच चुकी थी। मेरे उपकरण निर्माण ज्ञान को मेरे दादा ने व्यक्तिगत रूप से सिखाया। आज यदि मैं ये ज्ञान वरिष्ठ को सौंपता हूँ तो मैं अपने कुल के नियमों का उल्लंघन कर रहा हूँ। आप जो भी लाभ उठाएंगे वह केवल आपके भाग्य पर निर्भर करेगा, परंतु मैं गारंटी देता हूं कि ये सभी रहस्य पहले कभी भी बाहरी साधकों के समक्ष प्रकट नहीं हुए हैं। ये सुनकर जायन का चेहरा बदल गया। ये युवक वास्तव में दिव्य शस्त्र संप्रदाय के उपकरण निर्माण बुजुर्ग का वंशज था। क्या ये संप्रदाय हीवेनली स्टार संप्रदाय और थाउजेंड वंडर्स मोनेस्ट्री के साथ युआनवू राज्य के 3 महान संप्रदायों में से एक नहीं था? इनका उपकरण निर्माण तकनीक और उपरोक्त संप्रदायों की तांबूल और संरचना कला लगभग सभी पड़ोसी राज्यों के साधकों के लिए प्रसिद्ध थी। इस प्रकार युवक की उपकरण निर्माण क्षमता असाधारण प्रतीत होती थी। यद्यपि जायन शायद इसे सीधे सीख न पाए, केवल इसे अपने पास रखना भी भविष्य में लाभकारी हो सकता था। जायन ने मन ही मन निर्णय लिया, परंतु शांत स्वर में पूछा, क्या आपकी 5 तत्व उल्टी संरचना स्थापना जादुई उपकरण और भी उन्नत किए जा सकते हैं? निश्चित रूप से, मेरे मित्र ने संरचना कला में पूर्णता प्राप्त कर ली है। मेरी उपकरण निर्माण तकनीक के जोड़ के साथ इसे और उन्नत करना कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। युवक ने देखा कि जायन का प्रश्न स्वीकार्य प्रतीत हुआ और खुशी से अपनी छाती पर हाथ रखते हुए आश्वस्त किया। जायन ने सिर हिलाया और बिना और शब्द कहे अपने हाथ में रखे के इसका ढक्कन खोला। तुरंत ही आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी खुशबू चारों ओर फैल गई। युवक ने उसे हल्के से सूंघा और अपनी आंखों से बार बार जांच की। उसकी आंखों में प्रसन्नता और संतोष झलक रहा था। देखकर जायन हल्की मुस्कान के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया और औषधि उसे सौंप दी। युवक खुशी खुशी हाथ बढ़ाकर लेने लगा, पर जब उसने बॉक्स का एक कोना पकड़कर हटाने का प्रयास किया तो ऐसा लगा जैसे ये बॉक्स जायन के हाथ में जड़ें जमा चुका हो और हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। युवक चौंक कर रह गया। जायन ने देखा और धीरे से आह भरी, फिर स्पष्ट किया, क्या तुम्हें ये जादुई उपकरण और उपकरण निर्माण ज्ञान भी नहीं निकालना चाहिए? इस प्रकार हम एक साथ आदान प्रदान कर सकते हैं, यह अधिक उपयुक्त होगा। ओह, वरिष्ठ सही कह रहे हैं, मेरी उत्सुकता में यह बात भूल गई। छोटा मोटा युवक तुरंत समझ गया और अपना चेहरा लाल कर लिया। वह भंडारण थैले से 18 संरचना प्लेट्स और 36 संरचना ध्वज निकालने लगा।
ये हैं 5 तत्व उल्टी संरचना स्थापना जादुई उपकरण की पूरी सेट। अगर आप इस जेड में लिखी निर्देशानुसार इन्हें सही तरीके से स्थापित करेंगे तो संरचना तुरंत प्रभावी हो जाएगी। साथ ही ये युनसियाओ तकनीक अनुभव ग्रंथ मेरे 20 वर्षों के उपकरण निर्माण अनुभव से संकलित है। कृपया इसे किसी को न दे ताकि दिव्य शस्त्र संप्रदाय को कोई जानकारी न हो। इसमें दर्ज तकनीकें संप्रदाय के गुप्त रहस्य हैं। जायन ने ये सुनकर युवक के प्रति प्रशंसा और अधिक बढ़ा ली। उसके मन में एक और योजना उत्पन्न हुई। कुछ क्षण हिचकिचाने के बाद जायन ने केस युवक के पास रखा और उसने युवक से उपकरणों का संग्रह प्राप्त किया। युवक को यह अचानक परिवर्तन समझ नहीं आया और वह असमंजस में रह गया। युनसियाओ तकनीक अनुभव। युनसियाओ आपका नाम है ना? आपका कुल नाम क्या है? जायन ने अपने सामान्य उदासीन भाव को बदलते हुए पूछा। मेरा कुल नाम जी की युनसियाओ। वरिष्ठ और कोई आदेश? युवक थोड़ी देर रुककर बोला। कुछ नहीं, मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि मैंने आपका अनुभव प्राप्त कर लिया है। मैं इसे 5 वर्षों के लिए सील कर दूंगा और एक भी पृष्ठ नहीं पढ़ूंगा। यदि इन 5 वर्षों में आप वास्तव में इस संरचना स्थापना उपकरण को और बेहतर कर पाए तो मैं ये ग्रंथ आपको बिना खोले लौटा दूंगा। वाकई, तब मैं आपका अत्यंत आभारी रहूंगा। वरिष्ठ निश्चिंत रहें, मैं इसे पूर्ण रूप से सुधारने का प्रयास करूंगा। युवक खुशी खुशी आश्वस्त हुआ। जायन ने हल्की मुस्कान दी और युनसियाओ अनुभव ग्रंथ उठाया। अपनी मध्यम मंत्रोच्चारण के साथ उसके हाथों पर चांदी की रहस्यमय लिपियों की पंक्ति प्रकट हुई जो ग्रंथ में प्रवेश कर गई और अतीत में विलीन हो गई। ग्रंथ में हल्की चांदी की चमक फैल गई और अब इसे खोला नहीं जा सकता था। ठीक है, सील हो गया। अब अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा इसे सक्रिय करें ताकि भविष्य में आदान प्रदान के समय पता चले कि मैंने इसे खोला या नहीं। जायन ने ग्रंथ को फेंका और युवक ने हैरानी और खुशी के मिश्रित भाव में इसे पकड़ लिया। युवक ने पलटकर ग्रंथ पर आध्यात्मिक ऊर्जा अंकित की और जायन को धन्यवाद की दृष्टि से देखा। इस समय जायन को युवक की मानसिक स्थिति समझ में आ गई। तुरंत भरोसा प्राप्त करना असंभव था, परंतु वर्षों बाद जब वह ग्रंथ लौटाएगा तो न केवल युवक बल्कि उसके संरचना मंत्र विशेषज्ञ मित्र के साथ भी संबंध मजबूत होंगे। जायन ने ग्रंथ को सुरक्षित रखा और युवक से संचार का तरीका पूछा, फिर बिना अतिरिक्त शब्द कहे वह वहां से चला गया। युवक वहीं अचंभित भाव से खड़ा रहा, अपने हाथ में 1000 वर्ष पुरानी औषधि का बॉक्स कसकर पकड़ते हुए। जायन मन ही मन बहुत प्रसन्न था और उपकरण निर्माण की दुकान की ओर बढ़ा। कि युनसियाओ की उपकरण निर्माण तकनीक और उसके संरचना मंत्र विशेषज्ञ संरक्षक की पहचान निर्जीव पुस्तक से कहीं अधिक मूल्यवान थी। भविष्य में यदि यह संबंध मजबूत हुआ तो उसकी साधना मार्ग में अपार लाभ हो सकता था। जायन आखिरकार उस दुकान पर लौट आया जिसने उसका अनुबंध प्राप्त किया था। वहां सफेद बालों वाला बुजुर्ग उसके आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जब उसने देखा कि जायन सच में अपनी बात निभा कर आया, वह प्रसन्न हो उठा और काले रंग के आदमी को जल्दी से चाय और दुर्लभ फल लाने का आदेश दिया। उसने स्वयं जायन को बैठाया और लगातार वरिष्ठ कहकर संबोधित किया। जायन थोड़ा शर्माते हुए भी मुस्कुराया। इसके बाद जायन ने सेंटिपेड के पीठ का खोल बुजुर्ग के सामने रखा। बुजुर्ग की आंखें खुल गईं और उसने इसे ध्यान से छुआ और जांचा। यह उच्च श्रेणी वाले विषैले कीट प्राणी का खोल है। ये वास्तव में एक उत्कृष्ट उपकरण निर्माण सामग्री है। विशेषकर बाहरी दुनिया में ऐसे कीट प्राणी दुर्लभ हो रहे हैं। इसे शस्त्र या ढाल जैसे जादुई उपकरण बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया तो यह उच्च श्रेणी के जादुई उपकरण की श्रेणी में पहुंच सकता है। बुजुर्ग खुश हो गया और इन खोलों को उठाने ही वाला था कि जायन ने रोका। दुकानदार, जल्दबाजी न करें, अभी कुछ और सामग्री बची है जो मैंने बाहर नहीं निकाली है। जायन ने ये देखकर अपनी भौहें टेढ़ी की और सोचा, शायद मैंने गलत उपकरण निर्माण मास्टर को खोज लिया। और भी कुछ है। बुजुर्ग पहले थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया, पर फिर उसकी खुशी और भी बढ़ गई। वह बहुत समय तक खुशी में हंसता रहा। हालांकि वह नहीं जानता था कि जायन अगले पल कौन कौन से अद्भुत सामग्री बाहर लाएगा, पर सबसे अच्छा अंतिम में छोड़ना का नियम सामान्य ज्ञान की तरह था। उसकी नज़रें जायन की ओर और अधिक उत्सुकता से भर गईं। हालांकि जायन इस दुकान के उपकरण निर्माण मास्टर के तरीकों को लेकर थोड़ा संशय में था, पर फिलहाल वह ऐसा कोई और भरोसेमंद उपकरण निर्माण मास्टर नहीं पा सकता था। इसलिए उसने हिचकिचाते हुए इनकी फ्लड ड्रैगन की कच्ची सामग्रियों को मेज पर रखा। लेकिन उसने मन ही मन तय कर लिया था कि यदि यह बुजुर्ग इन सामग्रियों की उत्पत्ति नहीं पहचान सका तो इसका मतलब होगा कि उसकी अनुभव और तरीके संदिग्ध हैं। उस समय वह केवल इस कठोर खोल को बुजुर्ग से परिष्कृत करवा देगा। उच्च गुणवत्ता वाले इनकी फ्लड ड्रैगन की सामग्री के लिए उसे किसी श्रेष्ठ उपकरण निर्माण मास्टर का इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही जायन ने ये योजना बनाई, वह बुजुर्ग के भाव और हरकतों पर और अधिक ध्यान देने लगा। अंत में जब उसने जायन द्वारा निकाली गई सामग्रियों का ढेर देखा तो बुजुर्ग ने मुंह में रखी चाय को पुचीक करते हुए जमीन पर उछाल दिया। ये तो एक फ्लड ड्रैगन की खाल है, इसके सींग, दांत और ये इसकी आंखें हैं।
हे भगवान, क्या वरिष्ठ ने अकेले ही इस दुष्ट फ्लड ड्रैगन को मारा? सफ़ेद बालों वाला दुकानदार पूरी तरह स्तब्ध हो गया। वह बार बार अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था और लगातार खुद से बुदबुदा रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि यह बुजुर्ग इतना हैरान था। फ्लड ड्रैगन जैसे राक्षसी प्राणी पहले ही आसपास के साधना जगत से गायब हो चुके थे। यदि कहीं छिपे हुए भी थे तो ये दुष्ट फ्लड ड्रैगन, जो स्पष्ट रूप से ग्रेड 2 राक्षसी प्राणी में विकसित हुआ था, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्तर के साधक के लिए भी चुनौतीपूर्ण था। कोर फॉर्मेशन साधकों को छोड़कर सामान्य फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट साधक इसका मुकाबला कैसे कर सकते थे? इसके अलावा इतने सारे साधक मिलकर भी सामने रखी सामग्रियों की पूरी पूरी झोंपड़ी देखकर लगता था कि जायन ने पूरे फ्लड ड्रैगन को टुकड़ों में काटकर अपने पास ले लिया है। क्या उन्होंने ये पूरी मृतदेह अपने लिए सुरक्षित कर ली, या उनके पास कोई अद्भुत तरीका था जिससे वह अकेले ही इस प्राणी को संभाल सके? बुजुर्ग की कल्पना दौड़ने लगी और वह इन सामग्रियों को संभालते हुए चकित रह गया। अब उसके दिल में जायन के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। ये कि दुकानदार ने इतनी जल्दी सामग्रियों की पहचान कर ली, यह जायन की उम्मीद से कहीं अधिक था। वह पहले मान रहा था कि इसमें समय और मेहनत लगेगी, लेकिन अब उसकी विश्वास और बढ़ गई। दुकानदार शू ने इतनी जल्दी पहचान लिया, इससे मुझे बहुत भरोसा हुआ। तो बुजुर्ग शू, कृपया परिष्करण शुरू करें। जायन ने अपने मन में सब सोचकर विनम्रता से कहा। ठीक है, वरिष्ठ, कृपया विश्वास रखें। जब मैं शू एक शिष्य था तब मैंने अपने पिता के साथ एक फ्लड ड्रैगन की लाश पर काम किया था। मेरा पकड़ इसमें निश्चित ही कम नहीं है, बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा। वह इनकी फ्लड ड्रैगन की पंजा अपने हाथ में पकड़कर नीचे रखने को तैयार नहीं था। जायन ने यह दृश्य देखकर हल्की हंसी छुपाई। उसने समझ लिया कि यह बुजुर्ग शायद उपकरण निर्माण का ऐसा दीवाना है कि उसे सामग्रियों की श्रेष्ठता देखकर भी आत्मनियंत्रण खो गया। इससे जायन को और अधिक विश्वास हुआ कि यह व्यक्ति उपकरण निर्माण में असाधारण निपुण है। इस प्रकार बुजुर्ग जायन को पिछवाड़े आंगन में ले गया और सामग्रियां अपने साथ लेकर चला। आधा महीना बीत गया। जायन अंततः दुकान के मुख्य द्वार से बाहर आया। उसने धीरे धीरे मुड़कर दुकान की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ चला। जब वह बाजार के निषिद्ध उड़ान क्षेत्र से बाहर निकला, जायन ने हाथ उठाया और उसकी आस्तीन से एक छोटा सुंदर सफ़ेद नौक बाहर निकली। यह जमीन से कुछ फीट ऊपर तैरने लगी और हल्की झनकार करने लगी। जायन ने इसे प्रेम से देखा और अपनी उंगली से इसे छूकर जादुई शक्ति प्रवाहित की। तुरंत ही छोटी नौक धीरे धीरे बढ़ने लगी और कुछ ही क्षणों में यह इतनी बड़ी हो गई कि इसमें कई लोग आराम से बैठ सकते थे। जायन का शरीर हल्का सा हिल गया। उसने नाव में प्रवेश किया और सफ़ेद प्रकाश की चमक में वह और नाव दोनों हवा में 30 फीट ऊपर प्रकट हुए। ये दिव्य पवन नौक, जिसे इनकी फ्लड ड्रैगन की पंखों और पूंछ से परिष्कृत किया गया, वास्तव में अद्भुत उड़ान जादुई उपकरण है। हालांकि यह मास्क मून संप्रदाय की हेवनली डिवाइन मून बोर्ड जितनी क्षमता नहीं रखती और इसकी कोई रक्षा शक्ति नहीं है, लेकिन केवल गति के आधार पर यह अत्यंत दुर्लभ जादुई उपकरण माना जाएगा। अब मुझे कछुए जैसी धीमी पत्ते जैसी उड़ान जादुई वस्तु का उपयोग नहीं करना पड़ेगा, जायन ने खुद से कहा। जायन ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति नाव में प्रवाहित की। चमकते सफ़ेद प्रकाश के विस्फोट में दिव्य पवन नौक तुरंत एक सफ़ेद रेखा बनकर आगे बढ़ी। इसकी गति इतनी तेज थी कि साधारण साधक अवाक रह गए। जायन नौक के आगे बैठकर अपनी आंखें धीरे से बंद कर संतोषपूर्वक गति का आनंद लेने लगे। उन्होंने सोचा कि यदि वह दिव्य पवन नौक की आधी गति से उड़ें तो अपनी गुफा केवल 1 घंटे से थोड़ा अधिक समय में पहुंच सकते हैं। फिर वह 5 तत्व उल्टी संरचना स्थापित करेंगे और शांति से साधना कर पाएंगे। लेकिन तभी जायन ने अचानक महसूस किया कि नीचे से तेज गति में आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी नौक की ओर आ रही है। ये प्रहार यदि नौक से टकराया तो न केवल नाव टूट जाती बल्कि उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित थी। जायन चकित और क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत 2 नीला लाल द्वि रंग के गोले बाहर निकाले और उन्हें हल्के से आपस में छुआ। पेंग की आवाज़ हुई। तुरंत ही 2 गोलों से घना नीला लाल कुहासा बाहर आया और जायन को ढक लिया। ये कुहासा तेजी से फैलते हुए लगभग 100 फीट का विशाल क्लाउड बन गया और जायन की पूरी आकृति इसमें लुप्त हो गई। नीले लाल कुहासे की सुरक्षा में जायन ने थोड़ा रुखा स्वर अपनाया और नीचे धरती की ओर ध्यान केंद्रित किया। नीचे जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनका मुंह खुला रह गया। वहां एक गैंगवार चल रहा था। 4-5 फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट साधक असहाय स्थिति में थे, लगभग 100 शत्रुओं द्वारा घिरे हुए। उनके विरोधी सभी बाघ और बाघ मानव यंत्र पुतले थे। कुछ मानवीय यंत्र पुतले भी थे जो जायन के भंडारण थैले के पुतले की तरह थे। हालांकि पुतलों की गति धीमी लग रही थी, पर जब कोई पुतला इन साधकों के जादुई उपकरणों से नष्ट होता तो पास के जंगल से और पुतले आते और संख्या बराबर बनी रहती। इन यंत्रों की आक्रामक शक्ति अत्यंत भयावह थी। कभी कभी जब पुतलों ने मुंह खोला तो एक विशाल रंगीन ऊर्जा स्तंभ निकलता, जो पहले जायन को लगभग मारने वाली प्रकाश किरण जैसा था। मानवीय पुतले और भी शक्तिशाली थे। कुछ तो धनुष लिए हुए थे और छोटे आकार की रंगीन प्रकाशीय तीरों की बेमित बौछार कर रहे थे।
यदि साधकों ने एक विशाल बाधा बनाई न होती तो शायद वे पहले ही नष्ट हो चुके होते। लेकिन सबसे अधिक समस्या तो ये थी कि कुछ भाले और तलवारधारी निकट लड़ाई पुतले लगातार हमला कर रहे थे। उनके हथियार चमक रहे थे, ये संकेत था कि ये निम्न से मध्य श्रेणी के जादुई उपकरण थे। हालांकि केवल 10 पुतले थे, पर लगातार घेरकर हमला करने के कारण बाधा लगातार कमजोर हो रही थी। 2 साधक लगातार अपने हाथ से जादुई ऊर्जा प्रवाहित कर रहे थे, अन्यथा बाधा कई बार टूट चुकी होती। साधक असहाय नहीं थे, उन्होंने अपने शक्तिशाली जादुई उपकरणों से 30-40 पुतलों को नष्ट कर दिया था। लेकिन जंगल में पुतलों की संख्या अंतहीन थी। वे लगातार नए पुतले भेज रहे थे। ये संघर्ष एक थकान युद्ध बन गया था। जायन, नीले कुहासे में छुपे, ये सब देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा कि अभी तक किसी ने उनकी उपस्थिति का पता नहीं लगाया था। वह विशाल प्रकाश स्तंभ केवल एक दुर्घटना था। अंततः एक साधक ने धैर्य खो दिया। उसने अपने शरीर पर कई सुरक्षा जादू डालकर एक ध्वज जैसी रक्षा जादुई वस्तु लहराए और सीधे आकाश की ओर भागने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह ऐसा करता, जंगल से 10 फीट चौड़ा विशाल पीला प्रकाश स्तंभ निकला और सीधे उस साधक को मार डाला। वह तुरंत आग का गोला बन गया, बिना कोई चीख सुने जमीन पर गिर गया। उसकी स्थिति अज्ञात रही। जो कुछ साधक अपने साथी के अचानक छोड़कर चले जाने के बाद क्रोधित होकर शाप दे रहे थे, वह सब कुछ अब समाप्त हो गया था। वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे और उनके आंखों में भय का एक अंश साफ दिखाई दे रहा था। तभी, भले ही वे अब भी अत्यंत असहाय स्थिति में थे, पर उनके मन में चिंता के सिवा और कुछ भी नहीं था, केवल हल्की सी झुंझलाहट। वे सभी सोच रहे थे कि भले ही वे इन यंत्र पुतलों को पूरी तरह न मार पाएं, पर हवा के रास्ते से भागना किसी के लिए भी संभव था। लेकिन अब उस भागे हुए साधक की मृत्यु ने उनके आशावाद को झकझोर कर रख दिया। उसके शरीर पर इतने सारे रक्षक जादू थे, उसके हाथ में एक रक्षा जादुई उपकरण भी था, पर फिर भी वह उस प्रकाश स्तंभ का सामना नहीं कर पाया। ये कैसे उन्हें डराए बिना छोड़ सकता था? इसके अलावा साधक का स्तर जितना उच्च होता, मृत्यु का भय भी उतना ही अधिक होता। उन्होंने बड़ी मुश्किल से वह स्थिति हासिल की थी जहां वे सामान्य लोगों की तुलना में थोड़ा अधिक जीवित रह सकते थे। यहाँ तक कि यह संभावना थी कि वे और भी अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं, इसलिए वे इतनी आसानी से मरने को तैयार नहीं थे। लेकिन वह भयानक घना प्रकाश स्तंभ किसी भी साधक के सामर्थ्य से परे था। यदि यह भागते साधक की ओर नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा बाधा की ओर जाता, तो वे खुद नहीं जानते थे कि इसे सहन कर पाते या नहीं। जैसे जैसे वे अधिक सोचते, उनका भय और बढ़ता गया। वे धीरे धीरे पीछे हटने के बारे में सोचने लगे। लेकिन अब, भले ही वे पीछे हटना चाहें, विरोधी ने जो बढ़त बनाई थी, उसे आसानी से जाने नहीं देगा। यह उन्हें दुविधा में डाल रहा था। आकाश में नीले लाल कुहासे के भीतर छिपे जायन भी उस दबंग प्रकाश स्तंभ से स्तब्ध हो गए। उनके शरीर से ठंडी हवा निकलने लगी। अब वे और भी अधिक सतर्क हो गए और जल्दबाजी में अपनी उपस्थिति प्रकट करने से बचने लगे। फिर भी, वे इस जगह को खाली छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपनी दिव्य पवन नौक की अविश्वसनीय गति का उपयोग करते हुए पकड़े जाने के बावजूद भी सुरक्षित दूरी बनाने की योजना बनाई। जायन आकाश में बने रहे और घटनाक्रम का अवलोकन करते रहे। हालांकि उनका नीला लाल कुहासा यदि साधकों और यंत्र पुतलों के ऊपर हवा में तैरता रहा, तो यह निश्चित ही काफी ध्यान खींचने वाला था। सौभाग्य से, जायन ने उड़ान के दौरान छोटी नौक की ऊंचाई लगभग 1000 फीट कर दी थी। इसलिए अब तक साधक और जंगल में यंत्र पुतलों को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति उन्हें नहीं देख पाए थे। लेकिन जायन जानते थे कि यह तरीका अनंत समय तक जारी नहीं रखा जा सकता। यदि उन्होंने कुहासे को हटाया, तो उनकी उपस्थिति तुरंत प्रकट हो जाएगी। साथ ही, उच्च श्रेणी के जादुई उपकरण अज़्वफ़ाय मियाज़्म, जो फ्लड ड्रैगन की आंखों से परिष्कृत किया गया था, जायन की आकृति को छुपा सकता था और शत्रु उनके सही स्थान का पता नहीं लगा सकते थे। इसके अलावा, इनकी फ्लड ड्रैगन की बचे हुए रक्त को कुहासे में मिलाया गया था। जो भी अनजाने में इस कुहासे में प्रवेश करता, उसे चक्कर, हल्का सर दर्द और धीरे धीरे जहर का प्रभाव महसूस होता। इतने शानदार रक्षात्मक और छुपाव वाले जादुई उपकरण के पास होने पर जायन का इसे इस्तेमाल करना अपरिहार्य था। निराशा के बीच, जायन ने देखा कि उनके पास आसपास एक धूसर बादल तैर रहा था। वे तुरंत हर्षित हो गए और धीरे धीरे उसके पास पहुंचे। अंततः, जायन और उनका रक्षात्मक कुहासा दोनों इस बादल के भीतर समा गए। अब, जायन के सभी निशान पूरी तरह से ढक गए थे। अब उन्हें अपनी उपस्थिति के खुलने की चिंता नहीं थी। वे धरती पर हो रहे संघर्ष को आश्वस्त होकर देखते रहे। स्पष्ट था कि उस उच्चतम प्रकाश स्तंभ ने पहले साधकों का आत्मविश्वास तोड़ दिया था। इसलिए, भले ही वे अभी भी विभिन्न जादुई उपकरणों से हमला कर रहे थे और संघर्ष अत्यंत तीव्र दिखाई दे रहा था, पर जायन देख सकते थे कि उनके हमलों की ताकत पहले जैसी नहीं रही थी। ये स्पष्ट था कि हर किसी के अपने निजी उद्देश्य थे और वे अब शत्रु का सामूहिक रूप से सामना करने को तैयार नहीं थे। जैसे ही जायन चुपचाप सिर हिलाते हुए सोच रहे थे, बाधा के भीतर एक वृद्ध साधक भी अचानक यह महसूस कर गया कि कुछ ठीक नहीं है। उसने जंगल की ओर जोर से चिल्लाते हुए कहा,
क्या आप वास्तव में हत्याकांड जारी रखना चाहते हैं? हम सभी राज्य युआनवू के विभिन्न संप्रदायों के शिष्य हैं। यदि आप हमें मार देंगे तो आप राज्य युआनवू की पूरी साधना दुनिया के खिलाफ अन्याय करेंगे। क्या आप किसी घातक आपदा से डरते नहीं हैं? हाँ, घातक आपदा। यदि आपने यह बात उस साधक को मारने से पहले कही होती जो उड़ने की कोशिश कर रहा था, तो शायद मैं सोचता। लेकिन अब जब कोई मर चुका है तो एक बार अपराध करना कोई नई बात नहीं। सबको मार डालना ही बेहतर है ताकि कोई इस घटना को न जान पाए। हमारा कोई दुष्ट इरादा नहीं है। यदि आप शांति चाहते हैं तो हम कसम खाते हैं कि इस मामले को बिल्कुल गोपनीय रखेंगे। एक अपेक्षाकृत युवा साधक जल्दी से वचन देता है। हम कसम खाते हो? मैं ऐसी बकवास पर विश्वास नहीं करता। तुम लोग इतने समय तक मेरे पीछे चुपचाप चले आए और अब कहते हो कि तुम्हारा कोई दुष्ट इरादा नहीं। क्या ये किसी भोजन का निमंत्रण है? इसके अलावा मैं राज्य युआनवू का व्यक्ति नहीं हूँ। भले ही मैंने आपके राज्य की साधना दुनिया को अपमानित किया हो, आप क्या कर सकते हैं? क्या आप मुझे 1000 बांस विद्यालय तक पीछा करेंगे? यदि ऐसा है तो मैं आपके संप्रदाय के बुजुर्गों की साहसिकता की सराहना करता हूँ। जंगल से एक बेहद कठोर आवाज आई। यह आवाज जायन को बहुत परिचित लगी। ये वही है। जायन चुपचाप सोचते हैं, कुछ आश्चर्यचकित। आवाज से स्पष्ट था कि यह वही बलिष्ठ पुरुष है जिसने नीलामी में यंत्र पुतलों को खरीदा था। उनकी बातचीत से साफ था कि ये साधक नीलामी के बाद तुरंत ही उनका पीछा कर रहे थे, शायद पुतलों के रहस्यों का पता लगाने के लिए। लेकिन 1000 बांस विद्यालय का ये व्यक्ति पहले ही उनकी चाल समझ गया और उन्हें फंसाकर यहाँ ले आया। सभी, अब हमारे पास उसके खिलाफ पूरी ताकत लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उसने स्पष्ट कर दिया है कि वह हमें मौन करना चाहता है। पहला साधक जो बोल रहा था बुद्धिमान था। उसने तुरंत अन्य साधकों का उत्साह बढ़ाने का प्रयास किया। क्या तुम्हारे पास मेरी यंत्रपुतल सेना से लड़ने का अधिकार है? यदि तुम मेरी सेना से नहीं जीत सकते तो पूरी ताकत की बात मत करो। मैंने तुम्हारे साथ काफी खेला है, बेहतर होगा कि मैं तुम्हें जल्दी ही अपने रास्ते भेज दूं। बलिष्ठ पुरुष का स्वर कठोर था, लेकिन उसके शब्दों में स्पष्ट रूप से हत्या की नीयत झलक रही थी। जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए, जंगल में एक जोरदार, पृथ्वी को हिलाने वाली ध्वनि गूंजी, फिर भारी कदमों की गूंज आई, जिससे बाधा के भीतर के साधक और जायन दोनों चौकन्ने हो गए। हालांकि कदम भारी थे, पर बहुत तेज भी थे। पल भर में वे जंगल के नजदीक आ गए। अब सभी स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि क्या हो रहा है। लगभग 50 या 60 फीट लंबा यंत्र बाघ जंगल से कूदकर आया। बलिष्ठ पुरुष, जो अब भी एक चोगा पहने हुए था, स्वाभाविक रूप से विशाल बाघ के सिर पर बैठे थे। साधक, जो पहले ही स्तब्ध थे, वह विशाल स्तंभ प्रकाश को देखकर और भी चकित रह गए। संभवतः वही प्रकाश स्तंभ उसी यंत्र बाघ ने छोड़ा था। जैसे ही बाघ आया, बलिष्ठ पुरुष ने किसी भी शब्द का प्रयोग किए बिना सीधे बाघ के सिर पर हाथ रखा। तुरंत ही बाघ ने धीरे धीरे अपना बड़ा मुंह खोला। हल्का सफेद प्रकाश उसमें संघनित होने लगा। अन्य पुतले, जो बाधा पर हमला कर रहे थे, तुरंत क्रम से कुछ कदम पीछे हट गए। साधक जानते थे कि स्थिति सही नहीं दिख रही। सभी ने अपने हाथ बाधा पर रख दिए। यही बाधा उनकी जान बचा सकती थी। जंगल से फिर से विशाल सफेद प्रकाश स्तंभ निकला। डीजमल, कुछ साधकों ने सहयोग से इसे रोक लिया और अस्थायी संतुलन बना। जायन, ऊंचाई पर होते हुए अपने असाधारण दृष्टि से देख सकते थे कि साधक खुश नहीं थे। उन्होंने इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके भी खुद को संभालने की कोशिश की। जैसा कि उम्मीद थी, प्रकाश स्तंभ थोड़े समय में धीरे धीरे पतला हुआ और फिर बाघ के मुंह से गायब हो गया। जिंदगी की नई उम्मीद मिलने पर साधकों ने खुशी जताई और अपने हाथ बाधा से हटा लिए। लेकिन बलिष्ठ पुरुष ठंडी हंसी के साथ देखते हैं। उन्होंने बाघ के सिर पर छिपे पैनल को खोला, अपना हाथ हिलाया और एक मध्य श्रेणी की अग्नि तत्व आत्मा पत्थर फेंका। फिर पहले बुझा हुआ सफेद प्रकाश बाघ के मुंह में फिर से चमकने लगा, जिससे साधक पूरी तरह चकित हो गए। जायन अपने होंठ काटते हैं, इस एक्स्ट्रावेगेंट खर्च को देखकर स्तब्ध। केवल एक मध्य श्रेणी की आत्मा पत्थर से पूर्ण आक्रमण, ये युद्ध की रणनीति कैसे हो सकती है? स्पष्ट था कि 1000 बांस विद्यालय के पास बहुत बड़ी संपत्ति और आत्मा पत्थरों का विशाल भंडार था। जैसे ही जायन की कल्पना दौड़ रही थी, वही साधक, जो पहले मिलकर लड़ रहे थे, अब इस अत्यधिक खतरे के सामने बिखर गए। उनके पास बचे हुए जादुई ऊर्जा की मात्रा अधिक नहीं थी। लगातार विरोध करना केवल उनकी मृत्यु को जल्दी लाता। इसलिए उन्होंने अपने अपने भाग्य पर भरोसा करके अलग अलग भागने का निर्णय लिया। जैसा कि अपेक्षित था, बलिष्ठ पुरुष ने विशाल बाघ को 2 साधकों पर लगातार हमला करने का आदेश दिया। उनके परिणाम पहले व्यक्ति की तरह ही भयावह थे। शरीर काला होकर जल गया और अवशेष देखना भी डरावना था। जंगल में फैले भयावह दृश्य ने साधकों के मनोबल को पूरी तरह तोड़ दिया था। अब वे केवल अपने प्राण बचाने में लगे थे। उनका कोई विचार नहीं था कि उन्हें एकजुट होकर मुकाबला करना चाहिए। हर कोई अपनी शक्ति की हद तक अपनी रक्षा के लिए बाधा पर हाथ रख रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर साफ था कि भय और हताशा उनके हृदय को जकड़ चुकी थी।
ऊपर आकाश में छिपे जायन ने पूरी लड़ाई का अवलोकन किया। उनका दिल भीतर से कांप रहा था, क्योंकि यह स्पष्ट था कि जो शक्ति इस बलिष्ठ पुरुष और उसके विशाल यंत्र बाग में थी, वह साधकों के लिए असाधारण रूप से खतरनाक थी। जायन ने गहरी सांस ली और अपनी दिव्य पवन नौक की गति और अज़ुफ़ाय मियाज़मा के कुहासे की रक्षा का लाभ उठाया। सामने जो भी साधक बच गए थे, वे धीरे धीरे ये समझ रहे थे कि अब उनका बचना केवल भाग्य पर निर्भर है। एक भी साधक अब खुले में उड़ने का प्रयास करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उन्हें याद था कि उस पहले साधक की भयावह मृत्यु कितनी आकाश में उड़ते हुए दो साधक दूर चले गए। अपनी गति इतनी तेज थी कि क्षण भर में वे दृष्टि से ओझल हो गए। बलिष्ठ पुरुष, जो अपने विशाल यंत्र बाग की पीठ पर सवार था, उन्हें ठंडे और निस्तेज दृष्टि से देखते रहे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्हें उनका पीछा करने में कोई रुचि नहीं थी। ऊपर बादलों में छिपे जायन थोड़े हैरान और चकित हो गए। कुछ ही क्षण पहले तक ये व्यक्ति निर्दयी और क्रूर प्रतीत हो रहा था। ऐसा कोई संकेत नहीं था कि वह इन साधकों को इतनी आसानी से छोड़ देगा। जायन ने अपने भीतर विचार किया, क्या इसके पीछे कोई छिपा हुआ उद्देश्य हो सकता है। जैसे ही जायन कुछ अनुमान लगाने में लगे थे, उन्होंने अचानक उस बलिष्ठ पुरुष की बर्फ जैसी ठंडी आवाज़ सुनी, आप स्वयं इतने समय से इस दृश्य को देख रहे हैं। क्या आप इस वृद्ध साधक को समाप्त करने का अवसर खोज रहे हैं। जायन इस आवाज़ को सुनकर हतप्रभ हो गए। उन्होंने तुरंत सोचा, क्या संभव है कि मैंने इतनी ऊंचाई से छिपा होने के बावजूद भी उसे मेरी उपस्थिति दिखाई दे गई हो। इस विचार से उनका हृदय घबराहट से धड़कने लगा। कुछ ही समय पहले उन्होंने यंत्र पुतलों की क्रूरता देखी थी। अब वे बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वही स्थिति उनके साथ घटे और वे भी विशाल यंत्र बाग के हमलों के लक्ष्य बन जाएं। उस प्रखर प्रकाश स्तंभ की गति और शक्ति अत्यंत भयावह थी। जायन ने गणना की कि यदि वे सीधे उसके सामने खड़े होते, तो उनकी सुरक्षित बचने की एकमात्र संभावना उनकी दिव्य पवन नौक द्वारा अधिकतम गति से पलायन ही होती। कुछ क्षणों की विचार विमर्श के बाद जायन ने तय किया कि वे आकाश के माध्यम से दूर भागकर किसी भी घातक संकट से बचेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने बलिष्ठ पुरुष और पुतलों की दिशा देखी, उनका यह विचार क्षण भर में समाप्त हो गया। पुतलों ने अपने हथियार आकाश में जायन की ओर नहीं, बल्कि पास ही एक छोटे मिट्टी के टीले की ओर इंगित किए थे। जायन इतना चकित हुए कि लगभग अपनी जीभ काट ही डालते। वहां वास्तव में एक तीसरा व्यक्ति था, जिसे उन्होंने अब तक बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था। मिट्टी के टीले में हलचल हुई और एक अजीब व्यक्ति, सिर पर धूसर रंग की हुड लगाए, वहां प्रकट हुआ। वह सीधे बलिष्ठ पुरुष के सामने खड़ा था।
तो यह वास्तव में तुम हो? बलिष्ठ पुरुष ने ठंडी और कठोर दृष्टि से कहा। तुम कौन हो? ऐसा प्रतीत होता है कि तुम इस यंत्रपुतले के रहस्यों को कुछ जानते हो। बलिष्ठ पुरुष ने गहरी घृणा और क्रोध के साथ कहा। हुड वाले अजीब व्यक्ति ने थोड़ी देर चुप्पी साधी, फिर बोले, हुआंग लॉन्ग, इतने वर्षों बाद मिलना हुआ। तुम्हारा प्रचंड स्वभाव अभी भी वैसा ही है। ये सुनकर बलिष्ठ पुरुष और जायन दोनों आश्चर्यचकित रह गए। बलिष्ठ पुरुष ने तुरंत अपना मुखौटा हटाया और अपनी पहचान उजागर कर दी, एक कठोर दिखने वाला व्यक्ति हल्के पीले बालों के साथ। तुमने अब 1000 बम्बू स्कूल के ग्रेट प्रोटेक्टर की भूमिका छोड़ दी और 5000 किलोमीटर दूर यहाँ क्या कर रहे हो? क्या यह इसलिए कि तुमने अपने यंत्र पुतले में ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक का अधूरा हिस्सा छुपाया था? अजीब व्यक्ति ने पूरी शांति से पूछा। क्या तुम अब भी अपनी पहचान नहीं बताएगे? तो मेरी असभ्यता का दोष मत देना, हवांग लॉन्ग ने क्रोधित स्वर में पलटकर कहा। अजीब व्यक्ति ने फिर बताया, क्या तुम्हें याद नहीं है? मैंने तुम्हें गुप्त रूप से ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक का पहला स्तर सिखाया था। ये सुनकर हवांग लॉन्ग का चेहरा आश्चर्य और डर से बदल गया। वह कई कदम पीछे हट गया। तुम सीनियर मार्शल ब्रदर लिन हो? असंभव, सीनियर मार्शल ब्रदर लिन तो कई साल पहले मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। तुम मुझसे खेल रहे हो? मैं तुम्हारी जान लूंगा, हवांग लॉन्ग ने क्रोधित होकर चिल्लाया। अजीब व्यक्ति ने शांत रहते हुए कहा, जूनियर मार्शल ब्रदर हवांग, मुझे देखकर खुशी हुई कि तुम पुराने समय की यादें नहीं भूले। उसने अपनी हुड उतारी और अपनी असली पहचान प्रकट की, सीनियर मार्शल ब्रदर लिन। सीनियर मार्शल ब्रदर लिन, मार्शल अंकल लिन। बलिष्ठ पुरुष और जायन दोनों ने लगभग एक साथ कहा, यद्यपि जायन ने केवल मन ही मन। जायन ने तुरंत पहचान लिया कि यह वही वृद्ध व्यक्ति था जिसे उसने येलो मेपल वैली में पहली बार देखा था। सीनियर मार्शल ब्रदर लिन ने मुस्कुराते हुए कहा, जूनियर मार्शल ब्रदर हवांग, उस दिन मैंने केवल अपनी मृत्यु का नाटक किया था। वह मृत्यु केवल, लेकिन अचानक उनके हाथों में पतली दो घावें दिखाई दी, काले रक्त से भरी हुई। ये स्पष्ट था कि यह विष का प्रभाव था। सीनियर मार्शल ब्रदर लिन, इतने वर्षों के छिपने के बाद भी तुम इतनी लापरवाही कर रहे हो। हवांग लॉन्ग ने ताने कसे। ये ब्लैक थ्रेड वैनम है जो मैंने विष कुटुंब से बड़ी मेहनत से प्राप्त किया। यह आसानी से ठीक नहीं होगा। तुमने अपने जूनियर को पुराने संबंधों में फंसने और ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक का दूसरा हिस्सा चुराने की कोशिश की। ये सब जाल था। सीनियर मार्शल ब्रदर लिन ने तुरंत शांत मन बनाए और अपने हाथों की गति तेज कर विष को बाहर निकालने का प्रयास किया। उन्होंने हरे जादुई जैड की बोतल से पीली औषधि ली और बलिष्ठ पुरुष की ओर दृष्टि गड़ा दी। इस बीच जायन ने ऊंचाई से पूरे दृश्य का अवलोकन किया। उन्होंने देखा कि लड़ाई अब पूरी तरह जटिल हो चुकी थी। सीनियर मार्शल ब्रदर लिन ने अपने यंत्र पुतलों से एक विशाल सेना खड़ी कर दी थी। हवांग लॉन्ग और उसके अनुयायियों ने भी 200 पुतलों की सहायता से हमला किया। जायन ने ठंडे मन से अपनी अज़्वफ़ाए मियाज़मा को छिपाया और अपनी दिव्य पवन नौक की गति बढ़ाई। वह आकाश में इंद्रधनुष की तरह तेजी से चल पड़े, सुरक्षित दूरी बनाकर उस खतरनाक जाल से बच निकले। नीचे लड़ रहे चारों साधक चकित होकर ये देख रहे थे कि कोई उनके बीच से लगातार उनका निरीक्षण कर रहा था, लेकिन वह स्वयं शामिल नहीं हुआ। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और बिना शब्दों के सहमति दे दी कि अब उन्हें अपनी लड़ाई जारी रखनी होगी। नीचे मैदान में लड़ाई की स्थिति अत्यंत भयावह हो गई थी। यंत्र पुतलों और मानव साधकों के बीच संघर्ष अब और भी उग्र हो चुका था। 200 से अधिक सशस्त्र यंत्र सैनिक और बाघ जैसे विशाल यंत्र पुतल युद्धभूमि में एक दूसरे पर टूट पड़े थे, उनकी चमकती हुई शक्ति और प्रकाश स्तंभ हवा में झिलमिला रहे थे। जायन आकाश में अपने सुरक्षित स्थान से सब कुछ देख रहा था, उसकी आंखों में आश्चर्य और डर दोनों मिश्रित थे। उन्होंने महसूस किया कि यह लड़ाई अब साधारण स्तर के फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधकों के लिए नहीं थी। ये पूरी तरह से उन उच्चस्तरीय यंत्रों और उनके नियंत्रकों का खेल बन चुका था, जिसमें भाग लेने का प्रयास करने वाला कोई भी तुरंत मर सकता था। उसी समय सीनियर मार्शल ब्रदर लिन ने अपने यंत्र पुतलों की सेना को व्यवस्थित किया। प्रत्येक पुतले के हाथों में छोटे लेकिन शक्तिशाली हथियार थे जो हर दिशा में लगातार ऊर्जा की किरणें छोड़ रहे थे। उन्होंने अपनी दृष्टि से प्रत्येक यंत्र की स्थिति और साधकों की प्रतिक्रिया पर कड़ी नजर रखी। हवांग लॉन्ग ने भी अपने अनुयायियों के साथ 200
जब जायन ने सामने वाले की बातें सुनी तो उसने वास्तव में अपना मुख नहीं खोला, बल्कि सिर झुकाकर गहरी सोच में डूब गया और अपनी एकमात्र हाथ से उस व्यक्ति की प्राथमिक आत्मा को मजबूती से पकड़ा जिस हाथ से सफ़ेद प्रकाश की चमक निकल रही थी। लंबे समय तक सोच विचार करने के बाद जायन ने अपना सिर उठाया और ठंडी आवाज़ में कहा, यदि तुम्हारी प्राथमिक आत्मा की यह आक्रमणकारी शक्ति मुझे अचानक घेर लेती तो क्या तुम मुझ पर दया करते? भले ही हम दोनों ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के स्तर पर हों, तुम्हारी जादुई शक्ति मेरी तुलना में कहीं अधिक गहरी है। सबसे अधिक संभावना यही है कि मैं तुम्हारे द्वारा निगल लिया जाता। जायन के शब्दों में स्पष्ट रूप से शत्रुतापूर्ण इरादा झलक रहा था। मैं तुम्हें एक रहस्य बता सकता हूं और एक उत्कृष्ट साधना तकनीक दे सकता हूं। सीनियर मार्शल ब्रदर लिन अत्यंत भयभीत हो गए और तुरंत अपनी प्राथमिक आत्मा के माध्यम से संदेश भेजने लगे। रहस्य साधना तकनीक, क्या ये तुम्हारे 1000 बम्बू स्कूल की ग्रेट डेवलपमेंट तकनीक हो सकती है? जायन का सामान्य लेकिन तीव्र वाक्य सुनते ही सीनियर मार्शल ब्रदर लिन की प्राथमिक आत्मा हरी चमक के साथ झिलमिलाई और धीरे धीरे हकलाने लगी। तुम कल जो चोरी छुपे झांक रहे थे वही तो? इस समय सीनियर मार्शल ब्रदर लिन ने आखिरकार समझ लिया कि क्या हुआ था। ठीक है, चूंकि तुम जान चुके हो कि मैं तुम्हारी स्थिति से अनजान नहीं हूं, अब तुम्हें मेरी बात पूरी ईमानदारी से बतानी चाहिए। तुम नहीं चाहोगे कि मैं तुम्हारी प्राथमिक आत्मा को तुरंत नष्ट कर दूं? जायन ने बहुत ही सहजता से कहा और इसने सीनियर मार्शल ब्रदर लिन की प्राथमिक आत्मा को थर्राने पर मजबूर कर दिया। क्या जूनियर मार्शल ब्रदर ने लगभग सब कुछ कल नहीं सुन लिया था? सीनियर मार्शल ब्रदर लिन ने लंबी सांस लेते हुए धीरे से पूछा। इसी बीच 1000 बम्बू स्कूल के बाहर खड़े लोग, जब उन्होंने बड़े जादुई अवरोध के माध्यम से शब्द प्रेषित किए और कोई उत्तर नहीं मिला तो वे क्रोध में लाल हो गए। उन्होंने अपने यंत्र पुतलों को छोड़ दिया और एक नई लहर की आक्रमण शुरू कर दी। बड़ी व्यवस्था फिर से हलचल में आ गई, लेकिन उसके अंदर का हिस्सा पहले की तरह शांत बना रहा, केवल कुछ हल्की गड़गड़ाहट और झटके छोड़ते हुए। जूनियर मार्शल ब्रदर, यह अजीब संरचना क्या है? यह इतनी तीव्र आक्रमण सह सकती है? वास्तव में यह अविश्वसनीय है। सीनियर मार्शल ब्रदर लिन ने यह दृश्य देखकर बीच में कहा और जानबूझकर आश्चर्य जताया। हमारी संरचना की चिंता मत करो और विषय बदलने की भी कोशिश मत करो। मुझे तुम्हारे 1000 बम्बू स्कूल की आंतरिक लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि क्या तुम्हारे पास ग्रेट डेवलपमेंट तकनीक का कोई अंश है और क्या इसे साधने से तुम्हें कोई असाधारण क्षमता प्राप्त हुई है। यदि तुम जानबूझकर समय बर्बाद करने की कोशिश करोगे तो मैं तुरंत तुम्हें नष्ट कर दूंगा। जायन ने अपनी भौहें तानते हुए ठंडी कटु आवाज में कहा। फिर उसके हाथ का सफ़ेद प्रकाश अचानक चमक उठा और उसकी उंगली की हल्की गति से उसने सीनियर मार्शल ब्रदर लिन की प्राथमिक आत्मा को बार बार चीखने पर मजबूर कर दिया। ये ग्रेट डेवलपमेंट तकनीक मेरे स्कूल के संस्थापक पूर्वज द्वारा बनाई गई मूल रहस्यमयी तकनीक है। ये तकनीक विशेष रूप से किसी की दिव्य चेतना को अत्यधिक बढ़ाने और प्राथमिक आत्मा को विभाजित करने के लिए उपयोग की जाती है। ये हमारे 1000 बम्बू स्कूल के अनुयायियों के लिए आवश्यक है ताकि वे यंत्र पुतलों को नियंत्रित कर सकें। केवल इस तकनीक को साधने के बाद ही कोई अपने दिव्य सेंस को सभी पुतलों पर अंकित कर सकता है और उन्हें आसानी से नियंत्रित कर सकता है। अन्यथा यदि मैं और पुतले तैयार करूं तो भी उनका कोई उपयोग नहीं होगा। सीनियर मार्शल ब्रदर लिन ने धीरे धीरे डरते हुए पूरी जानकारी साझा की। जायन ने बिना भाव दिखाए पूछा, यदि ये तकनीक मूल स्कूल की है तो फिर तुम्हें इसके लिए षड्यंत्र क्यों करना पड़ा? तुमने आधी तकनीक की बात क्यों की? ये सारा संघर्ष किस लिए था? सीनियर मार्शल ब्रदर लिन ने विस्तार से बताया कि कैसे स्कूल के भीतर विद्रोह और धोखाधड़ी के कारण उसे मजबूर होकर अपनी मौत का दिखावा करना पड़ा और 5000 किलोमीटर दूर राज्य यू में छिप जाना पड़ा, और कैसे उसने केवल ग्रेट डेवलपमेंट तकनीक के पहले 4 स्तरों को संग्रहित किया। उसने बताया कि उसके पिता और वर्तमान स्कूल मास्टर की चालों ने उसे इस स्थिति में धकेल दिया। जायन ने ठंडी नज़र से देखा और जब सीनियर मार्शल ब्रदर लिन की प्राथमिक आत्मा ने अपने क्रोध को व्यक्त किया तो उसने तुरंत उसे और अधिक पीड़ा दी। अंततः सीनियर मार्शल ब्रदर लिन ने डर और घबराहट में अपने रहस्य साझा किए, जिसमें यह भी बताया गया कि तकनीक के माध्यम से कोर फॉर्मेशन में सफलता का केवल 50-60% अवसर हो सकता है। जायन ने मन ही मन सोचा कि इस ग्रेट डेवलपमेंट तकनीक से मेरी वास्तविक शक्ति और उद्देश्यों को कोई लाभ नहीं होगा। ये केवल दूसरों को मेरा दुश्मन बनाने और अपनी मृत्यु को आमंत्रित करने जैसा है। फिर उसकी दाहिनी हाथ ने, जो सीनियर मार्शल ब्रदर लिन की प्राथमिक आत्मा को पकड़ रही थी, अचानक तेज उजाले से चमकते हुए उसे कस लिया। प्राथमिक आत्मा ने केवल एक त्रासद स्वर में चीख पाए और तुरंत तारों की तरह बिखर गई, इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गई। जायन ने मन ही मन कहा, सबसे बुरी चीज़ यह है कि मुझे किसी के कब्जे में होना सबसे अधिक नापसंद है। इसके अलावा ग्रेट डेवलपमेंट तकनीक कठिन है और मेरी जादुई शक्ति को बढ़ा नहीं सकती। इसे अपनी मुख्य साधना तकनीक बनाने का कोई लाभ नहीं। यदि मेरी शक्ति फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की चोटी पर नहीं होती तो इस तकनीक को सीखने का कोई उपयोग नहीं।
जायन ने सीनियर मार्शल ब्रदर लिन की प्राथमिक आत्मा को नष्ट कर देने के बाद गहरी सोच में डूबा। उसके मन में हर संभावना और प्रत्येक जोखिम का विश्लेषण हो रहा था। उसने महसूस किया कि यदि वह इस समय थकावट या किसी प्रकार की दया दिखाता तो न केवल उसका रहस्य खतरे में पड़ सकता था, बल्कि भविष्य में उसके दुश्मन उसे पीछे से चोट पहुंचा सकते थे। इसलिए उसने तुरंत डिवाइन विंड बोर्ड की गति बढ़ाई और अपनी आकृति को एक इंद्रधनुषी रेखा में बदलते हुए आकाश में तीर की तरह कटौती की। नीचे सीनियर मार्शल ब्रदर लिन के सहायक और 1000 बम्बू स्कूल के अनुयायियों ने इसे देखा और उनकी आंखों में डर स्पष्ट रूप से झलकने लगा। वे आपस में एक दूसरे की ओर देखकर बिना शब्दों के सहमत हुए कि इस अज्ञात व्यक्ति जायन के सामने वे अभी कुछ नहीं कर सकते। इस बीच जायन ने मन ही मन कहा, यदि मैं अभी भी इस लड़ाई में फंस गया और 1000 बम्बू स्कूल के अंदरूनी संघर्ष में उलझा तो यह मेरी मृत्यु। ये वही दूसरा संस्कारधारी था जिसे जायन ने नष्ट किया था जब उसकी प्रारंभिक आत्मा ने उसके शरीर को छोड़ दिया था। युद्धों में अधिकांश संस्कारधारी अपनी प्रारंभिक आत्मा को अपने शरीर से अलग नहीं करते, क्योंकि इसके लिए एक निश्चित समय की आवश्यकता होती है। इस समय के दौरान वे स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते। और सोचिए, जब दो संस्कारधारी आपस में लड़ रहे हों तो कौन अपने दुश्मन को इतना समय देगा कि वह आत्मा को शरीर से अलग कर सके और बच निकलने का प्रयास कर सके। इससे पहले कि कोई अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर पाता, उसकी मृत्यु पहले ही कई बार हो चुकी होती। इसके अलावा केवल नासेंट सोल के स्तर या उससे ऊपर के लोग ही अपनी आत्मा को तत्काल अपने शरीर से अलग कर सकते हैं। सीनियर मार्शल ब्रदर ज़ियारा लिन उसी दुर्भाग्य का शिकार हुआ जैसा पहले यू जितोंग हुआ था। वह मूल रूप से सोच रहा था कि वह जायन के अमर गुफा इमॉर्टल्स केव के स्थान से गुजरते हुए सीधे येलो मेपल वैली पहुंचे और उपचार तथा सुरक्षा सुनिश्चित करे, लेकिन उसने गलती से जायन की विशाल महान ग्रेट फॉर्मेशन में प्रवेश कर लिया और पूरी तरह से भ्रमित हो गया, जिससे वह किसी भी स्थिति में भाग नहीं सका। उसने देखा कि उसका शरीर धीरे धीरे विष से प्रभावित हो रहा है और मजबूरन उसे अपनी प्रारंभिक आत्मा को अपने शरीर से अलग करना पड़ा। इससे सीनियर मार्शल ब्रदर ज़ियारा लिन के मन में महान फॉर्मेशन के मास्टर के प्रति नाराजगी पैदा हुई, क्योंकि उसे अपनी आत्मा को फिर से जीवित करने के लिए एक मांस शरीर की आवश्यकता थी और उसने जायन को अपने कातिल के रूप में मान लिया। इसलिए उसने सोचा कि किसी भी हाल में जायन के शरीर को अपने कब्जे में लेना चाहिए। लेकिन उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि जायन इतनी तीव्र गति से प्रतिक्रिया करेगा कि वह उसे पकड़े जाने के बावजूद उसकी प्रारंभिक आत्मा को रोक सके और उसे नष्ट कर दे। अब जबकि यह व्यक्ति मर चुका था, जायन ने मृतक की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया।
उसका ध्यान अब उस बड़े खतरे पर था जो उसकी अमर गुफा के बाहर था। यद्यपि थाउजेंड बैम्बू स्कूल के हमले भयानक थे, जायन ने अपनी महान फॉर्मेशन में किसी भी क्षति का संकेत नहीं देखा, जिससे उसका मन काफी शांत हुआ। वह निश्चिंत था कि ये लोग अधिक समय तक यहाँ ठहरने की हिम्मत नहीं करेंगे। भले ही यह स्थान ताइयू पर्वत श्रृंखला ताइयू माउंटेन रेंज के बाहरी इलाके में हो, यह अभी भी येलो मेपल वैली के प्रभाव क्षेत्र में आता था। इतनी तेज और जोरदार गतिविधियों के बाद जायन को विश्वास था कि ये लोग परिणामों से डरेंगे। उसने अनुमान लगाया कि भले ही उनके वर्तमान हमले फॉर्मेशन पर असर नहीं डाल पाए, लेकिन वे इस स्थिति में पहुंच चुके थे जहां आधे रास्ते में पीछे हटना उनके लिए कठिन था। दरअसल जायन सीनियर मार्शल ब्रदर जियारा लिन के शव को देने का विचार कर सकता था, लेकिन किसी की प्रारंभिक आत्मा का शरीर छोड़ना स्पष्ट संकेत छोड़ देता है। अगर वे शरीर प्राप्त कर लेते तो वे और अधिक पीछा करते, इसलिए बेहतर था कि वह अपनी महान फॉर्मेशन में छिप जाए। वैसे भी दूसरा पक्ष इस 5 तत्व उलट फॉर्मेशन 5 एलिमेंट्स रिवर्सल फॉर्मेशन को तोड़ नहीं सकता था। जायन ने स्वयं की प्रशंसा की कि उसने सही समय पर फॉर्मेशन स्थापित किया, अन्यथा वह निस्संदेह उनके हाथों में पकड़ लिया गया होता। हालांकि फिलहाल फॉर्मेशन में कोई समस्या नहीं दिख रही थी, जायन ने अपनी अमर गुफा में लौटकर विश्राम करने की हिम्मत नहीं की। वह केवल अपने घर से एक पत्थर की कुर्सी बाहर लेकर बैठ गया और अपनी आंखें कुछ समय के लिए बंद कर ली। चूंकि इन लोग पुतलों से हमला कर रहे थे, इसलिए जायन को लगातार हमले की संभावना की थोड़ी चिंता थी। 2 घंटे तक निरंतर और अनियंत्रित हमलों के बाद फॉर्मेशन में पहली बार हल्की चंचलता दिखाई दी। जो फॉर्मेशन पहले पानी की तरह शांत था, वह अब हल्की नीली रोशनी अजूर लाइट के साथ झिलमिला उठा। ऊपर से आने वाली प्रकाश की किरणें और जादुई प्रहार फॉर्मेशन की सतह पर तरंगे पैदा कर रहे थे। ये दृश्य देखकर थाउजेंड बम्बू स्कूल के लोग उत्साहित हुए। उन्हें लगा कि अब फॉर्मेशन को जबरदस्ती तोड़ा जा सकता है। यदि वे और शक्ति लगाएं तो फॉर्मेशन को तोड़ पाना संभव था। वास्तव में यदि फॉर्मेशन की शांति बरकरार रहती तो हुआंग लॉन्ग और उसके साथियों ने पीछे हटने का निर्णय ले लिया होता। जैसे ही थाउजेंड बम्बू स्कूल ने अपनी और अधिक शक्तिशाली हमले की योजना बनाई और जायन का चेहरा हल्का सा बदल गया, दूर से एक गर्जन सुनाई दिया। तुम ताइयू पर्वत श्रृंखला में ऐसा हंगामा करने की हिम्मत कैसे करते हो और हमारी संतान के अमर गुफा पर हमला करने की कोशिश करते हो? यदि तुम जीवन से ऊब चुके हो तो यह वृद्ध तुम्हें विदा देगा। ये गर्जन सुनते ही जायन के कानों में गूंज हुई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। जो लोग फॉर्मेशन के बाहर थे वे अपने नौकाओं पर लगभग संतुलन खो चुके थे। ये कोर फॉर्मेशन फॉर्मेशन का संस्कारधारी है, तुरंत पीछे हटो। हालांकि हुआंग लॉन्ग और भयंकर लगते थे, परंतु वास्तव में वे सबसे चालाक थे। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वे तुरंत भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन ये स्पष्ट था कि उन्होंने कोर फॉर्मेशन संस्कारधारी की उड़ान की गति और अपार जादुई शक्ति को कम आंक लिया था। जैसे ही वे पुतलों को इकट्ठा कर भागने की कोशिश कर रहे थे, आकाश में अचानक बिजली और चमक दिखाई दी। सफ़ेद प्रकाश पूरे आकाश में दौड़ा और उसके पीछे एक सिल्वर लाइट की चमक आ गई। एक पलक झपकते ही यह उनके सामने पहुंची और उनकी आत्माओं को लगभग हिला दिया। वे बचकर भागने में असफल रहे और व्यक्तिगत रूप से कूदकर बचने का प्रयास करने लगे। लेकिन 30 मीटर से अधिक फैली यह विशाल सिल्वर लाइट हुआंग लॉन्ग और उनके साथियों को कोई मौका नहीं देती। यह अचानक 6-7 छोटी छोटी सिल्वर लाइट्स में विभाजित हो गई और उन सभी को घेर लिया जो अभी भी उड़ रहे थे। सीनियर, कृपया हमें मार मत डालो। हुआंग लॉन्ग भयभीत हो गया और हड़बड़ी में कुछ कहना चाहा, लेकिन ये सिल्वर लाइट्स रुकी नहीं। हल्के धक्कों के बाद जो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे वे सभी राख में बदल गए। हुआंग लॉन्ग भागने का सौभाग्य नहीं पा सका। इस समय सभी सिल्वर लाइट्स एक में मिलकर सामने एक अत्यंत विशाल और मोटे व्यक्ति को प्रकट कर रही थीं। केवल उसकी आंखों की 2 दरारें दिखाई दे रही थीं। उसके ठुड्डी कई परतों में मुड़ी हुई थी और कमर बैरल जैसी मोटी थी। ये निश्चित रूप से जायन ने अपनी पूरी जीवन में देखा सबसे मोटा व्यक्ति था। लेकिन यही व्यक्ति कोर फॉर्मेशन संस्कारधारी था। उसकी तकनीक से यह स्पष्ट था कि उसकी आसुरी जड़ें लाइटनिंग एट्रीब्यूट म्यूटेटेड स्पिरिचुअल रूट्स थीं। ये देखकर जायन काफी चकित रह गया। नवागत की शक्ल चाहे जैसी भी थी, उसने जायन की घेराबंदी तोड़ दी और यह येलो मेपल वैली का एक वरिष्ठ था। परिणामस्वरूप जायन ने तुरंत अपनी महान फॉर्मेशन खोली और एक जादुई उपकरण पर सवार होकर उसके पास पहुंचा। जायन ने आदरपूर्वक अभिवादन किया। मार्शल नेफ्यू जायन को मार्शल सीनियर को प्रणाम। यदि यह मार्शल सीनियर आपकी सहायता न करते तो शायद मेरा जीवन सुरक्षित नहीं रहता। सभी कार्यवाही के बीच मोटे व्यक्ति ने जायन को आंकते हुए देखा और हल्की मुस्कान दी। उसने तुरंत कहा, मैं तुम्हारा मार्शल सीनियर लेवनहे हूँ। तुम मुझे मार्शल सीनियर लेई कह सकते हो। ये थाउजेंड बम्बू स्कूल के लोग तुम्हारे खिलाफ बिना कारण हमला कैसे कर सकते हैं? क्या तुमने उन्हें उकसाया? जायन ने स्थिर रहकर मार्शल सीनियर लेई को संक्षेप में बताया, जबकि उसने अपने हवेली और लीन की आत्मा नष्ट करने के कार्य का उल्लेख नहीं किया।
लेई वानहे ने शांति से सुनते हुए कहा, तो वह 1000 बम्बू स्कूल का व्यक्ति था। हमने उसे येलो मेपल वैली में लाया था, मुझे पता था कि वह परेशानी लाएगा। लेकिन इतने वर्षों के बाद भी लोग उसे मारने भेजे गए। उस ग्रेट स्कूल मास्टर जिनका मानसिक दृष्टिकोण संकीर्ण है। इसके बाद लेई वानहे ने हल्की आह भरी और पूछा, मार्शल नेफ्यूलिन का शव कहाँ है? मुझे इसे दिखाओ। जैसा आप कहें, मार्शल सीनियर। इस ओर जायन ने तुरंत उसे महान फॉर्मेशन में ले जाते हुए मार्गदर्शन किया। लेई वानहे ने शव को देखा, हाथ में पाम लीफ फैन उठाया और बिना रोक टोक शरीर का निरीक्षण किया। जैसा तुमने कहा, शरीर में दूर पूर्व के वेनोमस पॉइजन सेक्ट का विष फैल चुका है। फिर लेई वानहे ने गंभीर स्वर में पूछा, लेकिन उसके शरीर के पूरी तरह से सड़ने से पहले उसकी प्रारंभिक आत्मा शरीर छोड़ चुकी होगी। शायद मार्शल नेफ्यू जायन ने इसे देखा होगा। जब जायन ने ये सुना तो उसने चुपचाप अपने मन में कहा, जैसा कि सोचा था उन्होंने यही मामला पूछा। लेकिन बाहर से वह अभी भी स्तब्ध दिखाई दिया और उत्सुकता से बोला, प्रारंभिक आत्मा? इस शिष्य ने किसी भी प्रकार की प्रारंभिक आत्मा नहीं देखी। क्या संभव है कि सीनियर मार्शल ब्रदर ज़ियारा लिन की प्रारंभिक आत्मा उनकी मृत्यु से पहले ही उनके शरीर से बाहर चली गई हो? जायन ने अपने मन में पहले ही तय कर लिया था कि यदि कोई उसकी प्रारंभिक आत्मा के बारे में पूछेगा तो वह जोर देकर कहेगा कि उसे कुछ पता नहीं है। आखिर वह अपने मार्शल सीनियर को कैसे बता सकता था कि उसने उस आत्मा को समाप्त कर दिया था जब वह उसके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी? तुमने इसे नहीं देखा? मोटे मार्शल सीनियर लेई वानहे ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ जायन की ओर देखा। उसकी दृष्टि ने जायन के हृदय को अस्थिर कर दिया और दिल तेजी से धड़कने लगा। यदि तुमने इसे नहीं देखा तो सीनियर मार्शल ब्रदर ज़ियारा लिन की प्रारंभिक आत्मा महान फॉर्मेशन के भीतर खो गई होगी और स्वयं ही नष्ट हो गई होगी। मोटे मार्शल ने बेपरवाह स्वर में कहा, और थोड़ी देर बाद उसका चेहरा सिकुड़ गया। जायन ने आह भरी। उसे अच्छे से पता था कि मार्शल सीनियर लेई उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन चूंकि उनका मूल प्रभाव जायन पर अच्छा था और वे इस विषय पर अधिक पूछताछ करने में आलसी थे, उन्होंने इस विषय को हल्के ढंग से छोड़ दिया। सभी जानते थे कि जब कोई संस्कारधारी अपनी आत्मा को शरीर से अलग करता है तो वह तुरंत किसी और के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है ताकि पुनर्जीवित हो सके। लेकिन फॉर्मेशन में जायन के अलावा कोई और संस्कारधारी उपस्थित नहीं था, इसलिए केवल जायन का शरीर ही कब्जे योग्य था। चूंकि जायन सुरक्षित था, इसका मतलब केवल यह था कि ज़ियारा लिन अपनी आत्मा से जायन के शरीर पर कब्जा करने में असफल रहा और उसकी प्रारंभिक आत्मा समाप्त हो गई। और क्या जायन का शरीर वास्तव में ज़ियारा लिन की आत्मा द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था? इसका उत्तर एक नज़र में स्पष्ट था। किसी और के शरीर पर कब्जा करना आत्मा के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। भले ही कब्जा सफल हो जाए, उसके बाद कम से कम 1 सप्ताह के लिए बंद कमरे में आराम करना पड़ता है, तभी किसी और के शरीर को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। यही कारण था कि मार्शल सीनियर लेई इसे आसानी से देख सकते थे। इस प्रकार जायन और लेई वानहे दोनों ही अच्छे से जानते थे कि ज़ियारा लिन की प्रारंभिक आत्मा का अंत कैसे हुआ। लेकिन चूंकि लेई वानहे का जायन पर अच्छा पहला प्रभाव पड़ा और वे आलसी थे, उन्होंने इस विषय को अधिक पूछने से छोड़ दिया। दूसरी ओर जायन, जो सब कुछ अच्छी तरह समझ रहा था, फिर भी भ्रमित होने का नाटक करता रहा, क्योंकि उसे पता था कि यदि यह मामला फैल गया तो वह उसी संप्रदाय के संस्कारधारी को नुकसान पहुंचाने के अपराध से बच नहीं पाएगा। लेकिन इस तरह जायन ने महसूस किया कि मार्शल सीनियर लेई उसके अपने मास्टर से कहीं अधिक सुखद और समझदार थे। मार्शल नेफ्यू की गुफा वास्तव में बहुत साधारण है। आप बाहरी लोगों का स्वागत इस तरह कैसे कर सकते हैं? यद्यपि हम संस्कारधारी इन चीज़ों को बहुत गंभीरता से नहीं लेते, फिर भी ये कम से कम स्वीकार्य होना चाहिए। किसी कारणवश लेई वानहे अपने कार्य को समाप्त करने के बाद भी इस स्थान को नहीं छोड़ा और धीरे धीरे जायन की गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर निरीक्षण करने लगे। इस पर सुनकर जायन थोड़ी कटुता के साथ मुस्कुराया। उसने केवल कुछ दिनों में ये गुफा निर्माण किया था, इसलिए वह इतनी सावधानी क्यों बरतता? लेकिन जब उसने देखा कि मार्शल सीनियर ने ये टिप्पणी की तो उसने एक और बात का ध्यान रखा। थोड़ी देर हंसने के बाद जायन ने सम्मानपूर्वक कहा, मार्शल सीनियर, इस शिष्य के पास कुछ प्रश्न हैं जिन्हें मैं पूछना चाहता हूँ। क्या आप थोड़ी देर इस शिष्य की गुफा में बैठकर शांतिपूर्वक उनका उत्तर देंगे? साथ ही इस शिष्य के पास कुछ परिपक्व औषधियां हैं, मैं चाहता हूं कि आप उन्हें जांचें ताकि मैं उन्हें विश्वासपूर्वक औषधि निर्माण में उपयोग कर सकूं। औषधि सामग्री। मोटे मार्शल सीनियर का चेहरा पहले तो बिल्कुल नहीं बदला, लेकिन जब जायन ने कहा कि उसके पास कुछ प्राचीन औषधियां हैं तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और उसने सहमति में सिर हिलाया। इस प्रकार जायन ने लेई वानहे को विशाल प्रवेश हॉल में आमंत्रित किया और कहा कि वह जल्दी ही औषधियां लाकर दिखाएगा। फिर वह अपनी भंडारण कक्ष से 2-6-700 साल पुरानी औषधियां लेकर लौटा। जायन हमेशा इन मूल्यवान औषधियों को अपनी साधारण भंडारण झोली में नहीं रखते थे ताकि उनकी औषधीय शक्ति लंबे समय तक बनी रहे। जादुई बक्सों का प्रयोग केवल अस्थायी था, लंबी अवधि में औषधियों की शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती।
इसलिए लगभग हर संस्कारधारी की गुफा में एक गुप्त भंडारण कक्ष होता है जिससे औषधियों की शक्ति सुरक्षित रहती है। लेकिन चूंकि जायन जानता था कि लेई वानहे की आध्यात्मिक शक्ति स्पिरिचुअल सेंस असाधारण है और वह गुप्त कक्ष और स्पिरिट वेल स्प्रिंग तक देख सकते हैं, इसलिए उन्होंने 5 तत्व उलट फॉर्मेशन 5 एलिमेंट्स रिवर्सल फॉर्मेशन की आध्यात्मिक संवेदी अवरोधक जादू शक्ति पहले ही सक्रिय कर दी थी। अब यदि लेई वानहे गुफा में जांच करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें निराशा ही हाथ लगेगी। जायन ने इस प्रक्रिया के दौरान हंसते हुए देखा कि कोर फॉर्मेशन संस्कारधारी की जांच भी सीमित थी। जब जायन ने औषधियों के बक्से खोले तो लेई वानहे की दृष्टि तुरंत उन 2-6-700 साल पुरानी औषधियों पर टिक गई और उसकी शांत सहज मुद्रा गायब हो गई। उसकी आंखें केवल उन औषधियों की ओर केंद्रित थीं जो अत्यंत प्रबल आध्यात्मिक ऊर्जा स्पिरिचुअल चीख छोड़ रही थीं। इस शिष्य ने ये 2 औषधियां सांसारिक दुनिया में कई आत्मा पत्थरों में खरीदी थीं, परंतु मार्शल नेफ्यू का अनुभव अभी पर्याप्त नहीं था, इसलिए मैं कभी इनकी आयु निर्धारित नहीं कर सका। आज मार्शल सीनियर की उपस्थिति समय पर है, आप इनका मूल्यांकन कर सकते हैं। लेई वानहे ने जायन की बात शायद ही सुनी, उसने बेपरवाही से हुँ किया, फिर गंभीरता से औषधियों को उठाकर उनका परीक्षण शुरू किया। जायन ने ध्यान से उसके हाव भाव को देखा और मन में हल्की मुस्कान आई। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने सही औषधियां चुनी थीं। जायन ने सुना था कि कोर फॉर्मेशन संस्कारधारियों के लिए औषधियों की आवश्यकता फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्तर के संस्कारधारियों से कहीं अधिक होती है। कोर फॉर्मेशन तक पहुंचने के बाद कोई भी अपने कोर को नासेंट सोल में परिवर्तित करना साधारण बात नहीं कह सकता। ये केवल अपनी जादुई शक्ति को एक स्तर ऊपर बढ़ाने का मामला नहीं है, बल्कि यह एक अत्यंत कठिन कार्य है। इसलिए बड़ी मात्रा में औषधियों का सेवन करना कोर फॉर्मेशन संस्कारधारियों के लिए सामान्य मार्ग बन गया है, ताकि वे अपनी जादुई शक्ति को अधिकतम कर सकें। इस संसार की सामान्य औषधि गोलियों का कोर फॉर्मेशन स्तर के संस्कारधारी पर कोई असर नहीं होता। केवल वे औषधियां और गोलियां जिनके निर्माण में प्रयोग की गई सामग्री कई 100 वर्षों से परिपक्व हो, और कुछ दुर्लभ आध्यात्मिक औषधियां जो स्वयं स्वर्ग और पृथ्वी से उत्पन्न हुई हो, ही उनके साधना की गति को बढ़ा सकती थीं। इस कारण से कोर फॉर्मेशन संस्कारधारियों को अक्सर दूर दराज क्षेत्रों की यात्रा करनी पड़ती और अधिकांश समय अत्यंत दुर्लभ औषधियों को खोजने और इकट्ठा करने में लगाना पड़ता। इसी वजह से जब ली हुआयुवान ने देखा कि जायन ने निषिद्ध क्षेत्र से कितनी अधिक मात्रा में आध्यात्मिक औषधियां निकाली हैं, तो उसने तुरंत हर संभव उपाय करने का सोचा ताकि वह जायन को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर सके। वह सचमुच इन स्वर्गीय और पृथ्वी जन्मी औषधियों के लिए अत्यंत लोभी था। वास्तव में यदि ली हुआयुवान उस समूह को निषिद्ध क्षेत्र तक नहीं लाता और उसकी जगह लेई वानहे या कोई अन्य कोर फॉर्मेशन संस्कारधारी जाता, तो संभावना बहुत कम थी कि वे जायन की आध्यात्मिक औषधियों का कोई भाग उसे छूटने देते। अधिकांश मामलों में वे इसी तरह का कोई चालाकी भरा उपाय अपनाते। ली हुआयुवान हालांकि थोड़ा कंजूस था और केवल नाम के लिए जायन को शिष्य बनाया था, लेकिन औषधि गोलियां केवल किसी संस्कारधारी की जादुई शक्ति बढ़ाने में सहायता कर सकती थीं। उन्हें फिर भी ध्यान और साधना में लीन होना पड़ता था और आध्यात्मिक ऊर्जा स्पिरिचुअल ची को अवशोषित करना पड़ता था। कठिन और धैर्यपूर्ण साधना ही वास्तविक तरीका था जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनी जादुई शक्ति में परिवर्तित किया जा सकता था। अन्यथा यदि कोई केवल औषधियां ले और उसके बाद आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करने में समय न दे, तो इसका कोई असर नहीं होगा और उसकी जादुई शक्ति में कोई वृद्धि नहीं होगी। आखिरकार बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा और स्वयं की जादुई शक्ति मूल रूप से 2 अलग अलग चीजें थीं। पुराने अभिलेखों में यह भी दर्ज है कि कुछ लोग स्वर्ग विरोधी औषधियां लेने के बाद उनके शरीर फट गए। इसलिए अपनी सीमा से परे औषधियों का उपयोग करना अत्यंत खतरनाक साबित हो सकता था। साथ ही जब कोई संस्कारधारी किसी बॉटलनेक साधना की अड़चन का सामना करता, तो औषधियों की आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उसे तोड़ना एक आम प्रथा थी। इसका आम उपयोग ही इसकी प्रभावशीलता को सिद्ध करता था। ऐसे संस्कारधारी जो बिना औषधियों के बॉटलनेक तोड़ सकते थे, उनकी संख्या साधना जगत में बहुत कम थी और वे सभी ऐसे प्रतिभाशाली थे जो केवल 100 वर्षों में एक बार ही प्रकट होते थे। जिनके पास स्वर्गीय आध्यात्मिक जड़ें थीं, उनकी क्षमता सबसे अधिक होती थी, लेकिन जिनके पास उत्परिवर्तित आध्यात्मिक जड़ें थीं, वे बॉटलनेक आने पर बिना औषधियों के किसी उपाय के आगे नहीं बढ़ सकते थे। इस दृष्टि से वे सामान्य आध्यात्मिक जड़ों वाले संस्कारधारियों से भिन्न नहीं थे। ये संस्कारधारी लेई वानहे उसी प्रकार के बॉटलनेक का सामना कर रहे थे। इसलिए उन्होंने सहायक औषधियां परिष्कृत करने के लिए सांसारिक दुनिया में खोज की और अभी अभी लौटे थे। लेकिन इस यात्रा में उनका सौभाग्य कम ही रहा। 400 वर्ष से थोड़े अधिक उम्र की केवल 2 औषधियां ही उन्हें मिली, बाकी सभी प्रयास व्यर्थ रहे। इससे उनका मन भरा हुआ था और वे अप्रसन्नता में थे। इसी कारण से उन्होंने तुरंत 1000 बम्बू स्कूल के संस्कारधारियों को मार दिया जब उनकी नज़र उन पर पड़ी। यदि उन्होंने उस समय अपना क्रोध नहीं निकाला होता, तो उनका मूड कई दिनों तक ठीक नहीं होता। ये केवल हुआंग लॉन्ग और उनके साथियों की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ही थी कि वे उस उग्र मूड वाले राक्षस से टकरा गए। अब तक लेई वानहे का मूड लगातार परिवर्तित हो रहा था।
अपने 300 वर्ष लंबे संस्कारधारी अनुभव में उन्होंने ऐसी आध्यात्मिक औषधियां पहले कभी नहीं देखी थीं। जब ये दो औषधियां उनकी दृष्टि में आईं, तो उन्होंने तुरंत उनकी उम्र का सटीक अनुमान लगाया और इसके बाद अत्यंत उल्लासित हो गए। वर्तमान में वे सोल स्ट्रेंथनिंग पिल्स बनाने की योजना बना रहे थे, लेकिन उनके पास 500 वर्ष पुरानी परिपक्व औषधियां नहीं थीं। इसलिए उन्होंने ये यात्रा की, जो लगभग 1 साल की चली। वे राज्य यूए के बड़े और छोटे बाजारों और सांसारिक दुनिया की प्रमुख औषधि दुकानों को ढूंढते हुए घूमे, लेकिन फिर भी संतोषजनक औषधियां नहीं मिलीं। केवल 2 औसत 400 वर्ष पुरानी औषधियां उन्हें मिलीं और उन्हें उनका उपयोग करना पड़ा। हालांकि वे जानते थे कि इन औषधियों का उपयोग कर सोल स्ट्रेंथनिंग पिल्स बनाना पर्याप्त नहीं होगा। शायद इन औषधियों की शक्ति कम हो जाएगी और ज़्यादा मददगार साबित नहीं होंगी। फिर भी उनके पास उचित मुख्य औषधियां नहीं थीं। क्या वे उन्हें परिष्कृत कर पाते? यदि कोई उत्कृष्ट औषधि कहीं प्रकट होती भी, तो वह पहले ही किसी संस्कारधारी संप्रदाय या कुल द्वारा जल्दी से ले ली जाती। जब वह पहुंचते तो वहां एक भी औषधि शेष नहीं रहती। पास के देशों के संस्कारधारी संसारों में देखना तो और भी अनिश्चित होता। इसलिए जब उन्होंने सुना कि इस मार्शल नेफ्यू ज़ायन के पास पर्याप्त परिपक्व औषधियां हैं, तो उनका हृदय धड़क उठा। वे देखने के लिए उत्सुक हो गए और इस अत्यंत साधारण और कच्ची गुफा में प्रवेश किया। दरअसल लेई वानहे ने अपने मन में सोचा, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्तर का शिष्य कैसे इतनी अच्छी औषधियां खोज सकता है? यह अधिकतम 200-300 वर्ष पुरानी औषधियां ही होंगी। आखिरकार उन्होंने खुद इतनी खोज की थी, लेकिन केवल 400 वर्ष पुरानी औषधियां ही प्राप्त कर पाए थे। लेकिन अचानक उनके सामने 600-700 वर्ष पुरानी औषधियां आईं। इससे उनका मन चकित और अत्यंत प्रसन्न हो गया। हालांकि ऐसा प्रतीत हुआ कि उनकी दृष्टि केवल इन औषधियों पर थी। वास्तविकता में वे सोच रहे थे कि कैसे इस मार्शल नेफ्यू से इसे अपने पास लेने का उपाय किया जाए। आखिरकार इतनी दुर्लभ और शक्तिशाली औषधियां इस महान संस्कारधारी लेई वानहे के हाथ में अधिक उपयोगी होंगी यदि वे इन्हें पिल्स में बदलते। लेकिन वे भी एक चालाक और अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने तुरंत ही एक अच्छा बहाना सोच लिया। उन्होंने 2 बार खांसी की, औषधियों को फिर से केस में रखा और अपने लगभग छिपे हुए गर्दन को ज़ायन की ओर मुड़कर मित्रवत स्वर में कहा, ये 2 औषधियां वास्तव में दुर्लभ और मूल्यवान हैं। ये 6 और 700 वर्ष की पुरानी हैं। मार्शल नेफ्यू को इन्हें प्राप्त करने में निश्चित ही कठिन परिश्रम करना पड़ा होगा। बिल्कुल, इस शिष्य ने एक गुप्त भंडार से नीलामी के माध्यम से इन्हें प्राप्त किया। उस समय 1000 वर्ष पुरानी आध्यात्मिक औषधि भी आई थी। दुर्भाग्य से इस शिष्य के पास उसे प्राप्त करने की शक्ति नहीं थी। केवल अन्य लोगों को इसे खरीदते हुए देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इससे इस शिष्य को काफी अफसोस हुआ। ज़ायन ने अर्ध सत्य कहकर उत्तर दिया, एक गुप्त भंडार में 1000 वर्ष पुरानी औषधियां भी थीं। मोटे लेई वानहे ने ये सुनते ही लगभग अपने पत्थर के स्थान से कूदने लगे। ज़ायन ने जैसे ही यह अफसोसजनक बात बताई, लेई वानहे का हृदय अंदर से झकझोर गया। सोचो, एक कोर फॉर्मेशन संस्कारधारी जो आध्यात्मिक औषधियों की खोज में इतना मशगूल है, सभी गुप्त भंडारों और 7-8 कुलों की यात्रा करता है, और फिर भी इतनी दुर्लभ घटना से चूक जाता। यदि वह वहां होता तो कोई भी खजाना उसके हाथ से बच न पाता। वे अत्यंत दुर्लभ अवसर के विचार में उस नटखट शिष्य की ओर देखते हुए, जो इसे खो दिया, इतनी क्रोधित हुए कि मन ही मन ज़ायन को पकड़कर पूछताछ करना चाहते थे। हालांकि वे जानते थे कि यह शिष्य केवल फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्तर का है और इतनी महंगी चीज के लिए सक्षम नहीं है। ठीक है, जो खो गया वह खो गया। शायद भविष्य में और अवसर आएगा। अंततः मोटे लेई वानहे ने खुद को शांत किया और ज़ायन के प्रति कुछ सुखद शब्द कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने अभी भी योजना बनाई थी कि ये 2 आध्यात्मिक औषधियां उन्हें मिल जाएं। मार्शल नेफ्यू ज़ायन, आप इन 2 आध्यात्मिक औषधियों का क्या उपयोग करने का विचार रखते हैं? क्या आप इन्हें संप्रदाय के पिल्स बनाने वाले विशेषज्ञों को देने वाले हैं? लेकिन आपके मार्शल सीनियर के रूप में मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि येलो मेपल वैली के पिल्स बनाने वाले विशेषज्ञ अत्यंत घटिया हैं। यदि आप उन्हें इतनी दुर्लभ वस्तुएं देंगे तो वे निश्चित ही आपसे अधिक मूल्य वसूलेंगे। आपका नुकसान अत्यंत अधिक होगा। मोटे लेई वानहे ने गंभीर और सच्चे बुजुर्ग की शैली में कहा, इन्हें मैं उन्हें कैसे दूं? इस शिष्य का इरादा इन आध्यात्मिक औषधियों का उपयोग कुछ वस्तुएं प्राप्त करने के लिए करना है। आखिर केवल इन औषधियों को खरीदने में इस शिष्य ने लगभग पूरे परिवार की संपत्ति गंवाई। इन्हें इस प्रकार आसानी से खर्च नहीं किया जा सकता। ज़ायन ने सिर हिलाते हुए कहा। इसके बाद लेई वानहे ने सोचा, यह मार्शल नेफ्यू केवल इन औषधियों के बदले कुछ वस्तुएं चाहता है। यदि ऐसा है तो अपनी स्थिति का उपयोग करते हुए मैं निश्चित रूप से उसे संतुष्ट कर सकता हूं। यह उचित और सम्मानजनक लेन देन का एक अवसर है। इस विचार के साथ लेई वानहे की आंखें मुस्कान से और संकुचित हो गईं और वे और भी मित्रवत दिखाई देने लगे। मार्शल नेफ्यू ज़ायन, आप किन वस्तुओं की इच्छा रखते हैं? इस मार्शल सीनियर ने पिछले कई 100 वर्षों में जो संग्रह इकट्ठा किया है वह कम नहीं है।
शायद मेरे पास कुछ वस्तुएं हों जो आपको संतुष्ट कर सकें। मोटे लेई वानहे ने खुशी से अपनी छोटी आंखों को झपकाते हुए कहा। क्या मार्शल सीनियर इन आध्यात्मिक औषधियों को चाहते हैं? यदि ऐसा है तो इस शिष्य की ओर से एक औषधि उन्हें उपहार स्वरूप दे दी जाए। इस समय जायन ने तुरंत समझदारी दिखाए और आदरपूर्वक कहा। लेई वानहे ने देखा कि जायन ने तुरंत ही आदरपूर्वक एक औषधि उपहार देने की पहल की, बिना सीधे आदान प्रदान की बात उठाए, तो उन्हें अत्यंत खुशी हुई। जायन का व्यक्तित्व और भी आकर्षक लगने लगा। लेकिन मोटे लेई वानहे का उद्देश्य दोनों औषधियां प्राप्त करना था। एक औषधि अभी शेष थी और उसे जाने देना पसंद नहीं था। इसलिए लेई वानहे ने हाथ हिलाते हुए भव्य स्वर में कहा, मार्शल नेफ्यू जायन, यह क्या है? क्या मैं, लेई वानहे, अपनी जूनियर्स की वस्तुओं की लालच रखता हूँ? जो चाहिए स्पष्ट रूप से कहो। मार्शल सीनियर तुरंत खोज कर देगा और न्यायपूर्ण लेन देन करेगा। मैं निश्चित रूप से मार्शल नेफ्यू को किसी नुकसान में नहीं डालूंगा। क्या आप इसे किसी उच्च गुणवत्ता वाले जादुई उपकरण या किसी आवश्यक औषधि के बदले लेना चाहते हैं? जब जायन ने यह भव्य प्रस्ताव सुना तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने इस पूरी चालाक योजना का इंतजार किया था, लेकिन बाहरी रूप से संकोच करते हुए वह शर्मिंदगी में बोला, मैं इसे मार्शल सीनियर से छिपाऊंगा नहीं। इस शिष्य को पिल्स बनाने की कला में गहरी रुचि है, लेकिन यूएलू हॉल के भंडारण कक्ष में कोई व्यावहारिक पिल्स बनाने की विधि नहीं है। इस शिष्य ने बाद में पाया कि प्राचीन काल की पिल्स बनाने की कला लगभग विलुप्त हो गई है। वर्तमान समय में मेरे साथी शिष्यों और वरिष्ठों द्वारा निर्मित पिल्स बनाने की तकनीक या तो कई पीढ़ियों के कठिन शोध से प्राप्त हुई है या प्राचीन खंडहरों से खोजी गई है। ये सभी अपनी जीवन के समान कीमती हैं और आसानी से नहीं प्राप्त होती। इसलिए इस शिष्य का इरादा इन दो आध्यात्मिक औषधियों का उपयोग खुद के लिए पिल्स बनाने की विधियों के आदान प्रदान के लिए करना है।